हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूँ एंड उम्मीद है कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी, काफ़ी अच्छे से चलनी चाहिए। बिकॉज अगर आपको सफलता पाना है तो कंटिन्यूटी जो है वो मेन की पॉइंट है जिस पे आपको काम करना है। आप 4 घंटे पढ़ो, 3 घंटे पढ़ो, जितने घंटे भी पढ़ते हो, 10 घंटे पढ़ो, यू हैव टू बी कंटिन्यूअस। एक प्रोसेस है ये कंटिन्यू स्टडी करने का। तो चलिए, एडुटेरिया की जो हमने बुक स्टार्ट की थी, एडुटेरिया की 5000 वाली 5000 जीएस के क्वेश्चन हमने स्टार्ट किए थे। उसमें हमने 32 सेट तक ऑलरेडी कवर कर लिया। टोटल 100 सेट है, 100 इंटू 50 टोटल 5000। 33 एंड ऑनवर्ड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले कि स्टार्ट करूं, रिक्वेस्ट है, चैनल पर नहीं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, टिक्का डिजीज़। टिक्का डिजीज़ इज़ रिलेटेड टू विच क्रॉप। तो क्रॉप्स में बहुत सारे डिजीज़ होते हैं। क्रॉप्स में भी जैसे आदमी में जैसे डिजीज़ होते हैं ना, बैक्टीरियल डिजीज़, फंगल डिजीज़, तमाम तरीके की, वैसे क्रॉप्स में भी डिजीज़ होते हैं। तो टिक्का एक डिजीज़ है जो कि फेमस है ग्राउंडनट के लिए। ग्राउंडनट में ये डिजीज़ होता है। आंसर होगा डी, टिक्का डिजीज़ जो है ग्राउंडनट के लिए, ग्राउंडनट से रिलेटेड है। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन ए बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बताना है। करेक्ट आंसर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर इसमें होता ही नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है बैक्टीरियल सेल में। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स सिक्रेट इंसुलिन। तो इसका सही आंसर इंसुलिन। देखिए, इंसुलिन जो है ना, वैसे तो हमारा जो ऑर्गन है इंसुलिन को स्रावित करने का, वो है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज इसको रिलीज़ करता है, बट उसमें कुछ सेल्स होते हैं। अब ऐसा नहीं कि पैनक्रियाज ही डायरेक्ट कर देता है, एक सेल होता है जो पैनक्रियाज में ही होता है और जो इंसुलिन को सिक्रेट करने का काम करता है। करेक्ट आंसर होगा इसका बीटा सेल्स। द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज़। तो देखिए, लॉन्गेस्ट बोन जो होता है ना, वैसा बोन होता है। अब देखो, आप अपने हाथ की पैर की हड्डियों को देखो, इन्हीं में से लॉन्गेस्ट बोन मिलेगा ऑब्वियसली। पेट में तो आपके ऐसा कोई हड्डी है नहीं। लॉन्गेस्ट बोन की बात हो रही है, तो लॉन्गेस्ट बोन जो है ना थाई की होती है और वो होता है, उसका नाम है फेमूर और स्ट्रॉन्ग भी बहुत होती है ये। करेक्ट आंसर होगा ए, फेमूर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टाइप ऑफ फाइब्रस प्रोटीन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, केराटिन। केराटिन जो है स्किन के लिए नेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सो इट इज़ ए फाइब्रस प्रोटीन, केराटिन। वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट। करेक्ट आंसर होगा 6 का बी, 21 मार्च को ये सेलिब्रेट किया जाता है। इन विच स्टेट इज द कंगर वैली नेशनल पार्क लोकेटेड। करेक्ट आंसर है इसका, फैक्ट है, छत्तीसगढ़। ठीक है, कंगर छत्तीसगढ़। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ मनी इज कॉल्ड नैरो मनी। देखिए, मनी को ना डिफाइन किया गया है नैरो मनी और ब्रॉड मनी में। ब्रॉड मनी और नैरो मनी में डिवाइड किया गया है मनी को। बेसिकली मनी में यहाँ पे मनी सप्लाई की बात कर रहे हैं। ठीक है, मनी की सप्लाई की बात कर रहे हैं। तो M1, M2, M3 और M4। पहले M0 हुआ करता था, अभी M0 नहीं है, ख़त्म कर दिया गया। तो जब आप फाइनेंशियल मार्केट पढ़ोगे तो आपको ये सब चीज़ें समझ में आएंगी। तो इसमें जो है नैरो मनी जो होता है, इसका सही आंसर होगा 8वां का M1 जो होता है नैरो मनी होता है, M1। ठीक है, जिसमें कि बेसिकली जो कैश इन मार्केट है, बैंक के पास जो डिपॉजिट है, ये सब चीज़ें आती हैं इसमें। सेट इज़ द नेम ऑफ स्टॉक एक्सचेंज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो करेक्ट आंसर होगा 9th का, ये थाईलैंड का है सेट। ठीक है, जैसे कि NSE है ना इंडिया का, NSE है, BSE है, स्टॉक एक्सचेंज है दोनों। BSE है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ एक्सचेंज, NSE है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। वैसे ही सेट जो है थाईलैंड का है। ठीक है, इसको सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ थाईलैंड बोला जाता है। नेक्स्ट है, व्हेन डिड इंडिया कंडक्ट इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट। फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट जो इंडिया ने टेस्ट किया था वो किया था 1974 में, 18 मई 1974 को किया गया था।
धन्वंतरी एंड कालिदास लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ, दे बोथ वेयर, देखिए धन्वंतरी तो खैर मेडिकल से संबंधित थे और कालिदास तो बहुत बड़े कलाकार, बहुत बड़े पोइट कालिदास, तो ये दोनों जो हैं ये नवरत्न के पार्ट थे। नवरत्न ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में दोनों रहे हैं। करेक्ट आंसर होगा बी। विच हिस्टोरियन कॉल्ड बहादुर शाह एज साहे बेखबर, बहादुर शाह को साहे बेखबर किसने कहा था, कौन से हिस्टोरियन ने? तो इसका सही आंसर होगा, ये कहा था खाफी खान ने, खफी खान। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा बी। अगला सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट न्यूज़पेपर टू बी पब्लिश्ड इन बंगाली लैंग्वेज, फर्स्ट न्यूज़पेपर टू बी पब्लिश्ड इन बंगाली लैंग्वेज वॉज, करेक्ट आंसर होगा 13 का बी, दिग्दर्शन। दिग्दर्शन, फर्स्ट न्यूज़पेपर टू बी पब्लिश्ड इन बंगाली लैंग्वेज, दिग्दर्शन इज द राइट आंसर। रेलेग कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच वायसराय, तो ये किया गया था लॉर्ड कर्जन के समय। करेक्ट आंसर होगा सी। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ बुक ब्रोकन विंग्स, तो इसका सही आंसर होगा सरोजनी नायडू इज द ऑथर ऑफ बुक ब्रोकन विंग। अगला सवाल है, व्हाट परसेंटेज ऑफ बोनस टू बी गिवन वाज एक्सेप्टेड बाय द मिल ओनर्स आफ्टर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, वर्कर स्ट्राइक। तो देखिए वैसे तो डिमांड ज़्यादा का था लेकिन कम ही मिला, तो फिर भी गांधी जी मान गए कि भैया चलो कोई बात नहीं, ठीक है। 35% का बोनस मिला, तो करेक्ट आंसर है 35%। गांधी जी जब इंडिया आए तो इन्होंने जब सत्याग्रह स्टार्ट किया तो इनका पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह। इसके बाद 2 सत्याग्रह और किए इन्होंने, अहमदाबाद मिल, खेड़ा, ठीक है। तो इसमें अहमदाबाद मिल में क्या था, ये बोनस के लिए था, मिल वर्कर ने स्ट्राइक किया था वो बोनस के लिए, तो ये बोनस फाइनली मिला इनके काफ़ी, गांधी जी के काफ़ी एफर्ट के बाद। द इंडियन सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन वॉज फाउंडेड बाई, इंडियन सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन वॉज फाउंडेड बाई हुम, करेक्ट आंसर होगा 17 का आनंद मोहन बोस के द्वारा ये फाउंड किया गया था, आंसर होगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन द विलेज, बहुत पूछा जाता है, ये काफ़ी फेमस है। 18 का सही आंसर होगा सी, 51st इंडियन नेशनल का कांग्रेस का सेशन है ये। देखिए विलेज क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज गांधी जी बोलते थे कि मशीन जो है ना हमारे सोसाइटी के लिए अच्छे नहीं है। गांधी जी का मानना था कि कॉटेज इंडस्ट्री को फोकस करना चाहिए इंडिया को, ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्री को, बिकॉज हमारे पास गांधी जी का मानना था कि मशीन अगर ज़्यादा आ गए तो ह्यूमन को रिप्लेस करेंगे, हमारे यहाँ ह्यूमन ज़्यादा हैं, उनको काम मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं कॉटेज इंडस्ट्री ऐसी है, ठीक है, जिसमें हमारा बहुत सारा मैन पावर लगाया जा सकता है। तो वो बोलते थे कि कहीं ना कहीं कॉटेज ही होना चाहिए आपका थीम इकोनॉमी का। तो खैर विलेज में पहला इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन जो हुआ था 51st में हुआ था। बाय विच ट्रीटी वाज द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर एंडेड, तो करेक्ट आंसर होगा 19 का बी, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपत्तनम। देखिए 4 वार हुए थे एंग्लो और मैसूर के बीच में, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, 4 वार हुए थे। हैदर अली और उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने इनको लीड किया था। टीपू सुल्तान चौथे में मारा गया था, ठीक है। तो ये ट्रीटी तीसरे वाले की पूछी जा रही है, तो ये संभव हो पाया था ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपत्तनम के द्वारा। इन विच ईयर जिजिया टैक्स वाज री इंट्रोड्यूस्ड, तो ये किया गया था कब, ये किया गया था 1679 में। किसके द्वारा, इस समय शासक था औरंगजेब ने इसको दोबारा जो है इसको लागू कर दिया था जिजिया कर क्या है, मतलब नॉन मुस्लिम पे रिलीजियस जो टैक्स लगाया जाता था उसे जिजिया बोला जाता था, ये जजिया भी बोलते हैं हिंदी में। हु रिटर्न द नाइटहुड आफ्टर द जालियांवाला बाग मासेकर, तो ये किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इनको काफ़ी आहत हुआ था कि भैया जालियांवाला बाग इंसिडेंट प्रिसाइजली बताऊं तो 13 अप्रैल बैसाखी के दिन 1919 में हुआ था। रॉलेट एक्ट के दौरान ही ये हुआ था, जब सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक को अरेस्ट कर लिया था सरकार ने। तो कुछ पीसफुली लोग आके इस जालियांवाला बाग में बैठ के सत्याग्रह कर रहे थे, ठीक है।
जनरल डायर था यहाँ का शासक उस समय। जनरल डायर ने क्या किया, इसको घेर लिया। एक ही गेट था इसका, जालियांवाला बाग का, इसको बंद कर दिया और अपने सिपाही घुसाए और इन लोगों के ऊपर पीसफुली जो डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे इनके ऊपर ओपन फायर करवा दिया। और ये जब ओपन फायर हुआ तो गेट का कोई ऐसा बाउंड्री का तो गेट तो खुला तो था नहीं, तो लोग इधर उधर भागे, काफ़ी लोग मरे उसी में भगदड़ में, और काफ़ी लोग गोली खा के मरे। और एक कुआं था, कई लोग बचने से गोलियों के उससे बचने के लिए कुएं में कूद के मर गए। कुएं में कूदे कि भाई बच जाएंगे, वहाँ पे कुएं में उनका डेथ हो गया। तो काफ़ी दुखद है ये। खैर, इन विच ईयर फर्स्ट वर्ल्ड कप ऑफ हॉकी वाज ऑर्गेनाइज्ड, करेक्ट आंसर होगा 22 का, ईयर का नाम है 1971 में। अगला सवाल है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक हाउ टू बी राइटर। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक हाउ टू बी ए राइटर। 23 का सही आंसर क्या होगा, 23 का सही आंसर होगा रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड इज द ऑथर ऑफ द बुक हाउ टू बी ए राइटर। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। नॉट करेक्टली मैच्ड, महात्मा गांधी, ज्ञानी जैल सिंह, मोरारजी देसाई। इन सब की समाधियां हैं एक तरफ, ठीक है, ब्यूरियल है। तो महात्मा गांधी का तो सही है, राजघाट ही बोला जाता है, हर साल यहाँ पे लोग जाते हैं, यहाँ पे फूल माला चढ़ाते हैं। ज्ञानी जैल सिंह का एकता स्थल है, बिल्कुल सही है। मोरारजी देसाई का अभय घाट है। शंकर दयाल शर्मा का चैत्र भूमि नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा डी। अगला सवाल है, बाई विच लॉन्च व्हीकल डिड इंडिया सक्सेसफुली लॉन्च मंगलयान। मंगलयान, करेक्ट आंसर होगा इसका बी, PSLV XL C-25। मंगलयान को इसी से भेजा गया था। अब देखिए PSLV क्या है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है, ठीक है। ये कुछ नहीं, एक रॉकेट है जिसमें लोड लेके ये जाता है, ठीक है, PSLV। और ये इसरो का ना, इसको स्टार हॉर्स कहते हैं, स्टार हॉर्स कहते हैं इसरो का PSLV को। ऑब्वियसली PSLV में कई सारे वर्जन है, CE-49, 51, 50, ये सब बहुत सारे हैं, सब व्हीकल्स हैं, बट PSLV जो थीम है इसको स्टार हॉर्स कहा जाता है इसरो का, क्योंकि इसको इसरो ने ही बनाया है और इसरो का ये मतलब सैटेलाइट को लॉन्च करने का काम करता है। व्हाट इज़ मीन्ड बाई ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब होता है कि आपके टेम्परेचर का राइज होना। डिप्लीशन ऑफ सोलर एनर्जी ड्यू टू एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड गलत है। एक्सटिंक्शन ऑफ सोलर एनर्जी ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। फार्मिंग इन ग्रीन हाउसेस टू प्रिवेंट पॉल्यूशन। तो 26 का सही आंसर होगा ए, ठीक है। यहाँ पे मैंने गलत इसको बोल दिया, गलत है ये, ठीक है। ये डिप्लीशन जो होता है सोलर एनर्जी का ड्यू टू एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, ये है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो थोड़ा सा समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। देखिए हमारे अर्थ के ना चारों तरफ एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें इस एटमॉस्फेयर में मतलब इस एयर में, एटमॉस्फेयर में जब बोला तो मैं एयर की बात कर रहा हूँ। इस एयर में हमारे पास क्या क्या है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड सो ऑन गैसेज हैं। तो इसमें से जो CO2 है ना, CO2 ऑब्वियसली और भी सारे गैसेज हैं। तो CO2 जो है ना, ये क्या करता है, ये जो भी सन से जो हीट एनर्जी आती है, ये मान लीजिए हीट एनर्जी आई तो ये कुछ रिफ्लेक्ट जो होती हैं तो उनको CO2 ऑब्जर्व कर लेता है और हमारा टेम्परेचर मेंटेन रहता है। लेकिन एक्सेसिव CO2 जब CO2 की मात्रा बढ़ जाती है हमारे एनवायरनमेंट में तो ज़्यादा गर्मी होने लगती है, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता है और डिप्लीशन ऑफ सोलर एनर्जी भी होता है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक CO2। तो आंसर होगा ए। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज डज अरुणाचल प्रदेश शेयर इट्स बॉर्डर। तो अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर बहुत सारों के साथ लगता है। किसके किसके साथ लगता है, एक तो म्यांमार के साथ, म्यांमार के साथ लगता है, एक लगता है भूटान के साथ और एक लगता है चाइना के साथ। अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर 3 के साथ लगता है, भूटान के साथ लगता है, चाइना के साथ लगता है और म्यांमार के साथ लगता है। ऑन विच रिवर इज़ द छिब्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड। छिब्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड, करेक्ट आंसर होगा 28 का बी, टोन्स नदी पे है ये, टोन्स नदी। व्हेन इज़ द वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेटेड। वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेटेड, करेक्ट आंसर होगा ये इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में सेलिब्रेट किया जाता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट
डालमा, डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। तो 30 का सही आंसर क्या होगा? 30 का सही आंसर होगा झारखंड में ये लोकेटेड है, झारखंड इज द राइट आंसर। बिटवीन विच टू रिवर्स डज द नेपाल हिमालय एक्सटेंडेड? तो देखिए, आप जब मैप देखोगे ना, मान लो अगर आप इंडिया को बनाते हो, मैप में रफली बना रहा हूँ, हंसने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, रफली मैं मैप बना दे रहा हूँ। तो जब आप इधर आओगे तो समवेयर नेपाल यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ ये पूछा जा रहा है कि बिटवीन विच टू रिवर्स डज नेपाल हिमालय एक्सटेंडेड? तो एक तो काली नदी है इसके एक तरफ, और दूसरी है तीस्ता नदी। काली है इस साइड और दूसरी तरफ है तीस्ता। तो 31 का करेक्ट आंसर होगा काली एंड तीस्ता इज द राइट आंसर, काली एंड तीस्ता, ठीक है। तीस्ता का पे तो विवाद भी है, तीस्ता नदी पे विवाद है, ठीक है। तीस्ता नदी पे बांग्लादेश के साथ हमारा विवाद है वाटर शेयरिंग को लेकर। बाई हुम इज़ डिसीजन टू कंडक्ट पंचायत इलेक्शन टेकन? तो ऑब्वियसली यार स्टेट गवर्नमेंट ही तो लेगा इस पे डिसीजन, करेक्ट आंसर होगा इसका सी है, स्टेट गवर्नमेंट। इलेक्शन कमीशन का कोई रोल नहीं है इसमें, कंडक्ट करवाना काम है ऑब्वियसली स्टेट इलेक्शन कमीशन का, लेकिन डिसीजन लेने का काम होता है पंचायत इलेक्शन का, स्टेट गवर्नमेंट का। इकोनॉमिक प्लानिंग इज सब्जेक्ट ऑफ विच लिस्ट? करेक्ट आंसर होगा 33 का सी, कनकरेंट लिस्ट। 3 तरीके की लिस्ट होती है, 3 तरीके का शेड्यूल अगर आप बात करोगे ना, शेड्यूल 7 में 3 तरीके की लिस्ट को मेंशन किया गया है, दैट इज यूनियन लिस्ट, सेकेंड वन इज स्टेट लिस्ट, थर्ड वन इज कनकरेंट लिस्ट। क्या अंतर है इनमें लिस्ट में? इनमें सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, इसमें भी कुछ सब्जेक्ट है, इसमें भी कुछ सब्जेक्ट है, इसमें भी कुछ सब्जेक्ट। इन सब्जेक्ट पे यूनियन लिस्ट पे ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट जो है और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इस पे लेजिस्लेट कर पाएगी। स्टेट लिस्ट पे ओनली स्टेट गवर्नमेंट करती है, बट कई बार स्टेट लिस्ट पे राष्ट्रपति शासन हो जाए, कुछ हो जाए, तो स्टेट लिस्ट पे भी पार्लियामेंट सर्टेन कंडीशन में बना सकती है एक्ट। कंकरेंट लिस्ट में पावर है कि दोनों स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, या फिर यूनियन गवर्नमेंट कह सकते हो, और स्टेट गवर्नमेंट दोनों इस मैटर पे बना सकती हैं। बट जहाँ कॉन्ट्राडिक्शन आता है कंकरेंट लिस्ट वाले सब्जेक्ट पे, तो वहाँ पे जो यूनियन का लिस्ट होगा, वो यूनियन का जो एक्ट होगा उस पर वो सुपरसीड कर जाएगा, उसको ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी स्टेट वाला एक्ट के ऊपर। तो ये कुछ कहानी है। तो पूछा है इकोनॉमिक प्लानिंग इज सब्जेक्ट ऑफ विच लिस्ट? करेक्ट आंसर होगा 33 का कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है। मतलब स्टेट अपना खुद का करती है इकोनॉमिक प्लानिंग और सेंटर तो करती है। इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोविजन नो बिल विच मे इम्पोज ए टैक्स शैल बी इंट्रोड्यूस्ड इन लेजिस्लेचर विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये आर्टिकल का जो नंबर है वो है आर्टिकल 117। ऐसा बोला गया है कि कोई भी बिल ऐसा नहीं लाया जाएगा जिसमें इम्पोज किया जाए टैक्स बिना प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के, प्रायर रिकमेंडेशन के। विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ स्पेशल प्रोविजन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज इन वेरियस स्टेट्स? तो देखिए, दो जो शेड्यूल हैं, शेड्यूल नंबर 5 और शेड्यूल नंबर 6, ये दोनों रिलेटेड हैं स्पेशल प्रोविजंस के लिए। बट 6 का जो है ये 4 स्टेट के लिए है सिर्फ, 5th है बहुत सारे जगह के लिए। तो करेक्ट आंसर 35 का होगा जो, वो होगा 5th शेड्यूल, ठीक है, 5th शेड्यूल। इन विच ईयर द बॉन्डेड लेबर एबोलिशन एक्ट वाज पास्ड बाय पार्लियामेंट? बॉन्डेड लेबर एबोलिशन एक्ट वाज पास्ड बाय पार्लियामेंट, करेक्ट आंसर होगा 36 का राइट आंसर इज सी, 1976। 1976 इज द राइट आंसर। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो फाइनेंस कमीशन तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हम जानते हैं, 280 आर्टिकल में ये मेंशन किया गया है। सीबीआई एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन भी एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो सही आंसर होगा इसका 2 और 3। लोकपाल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। सॉरी, 2 और 3 नहीं, लोकपाल भी जो है ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आंसर होगा 1, 3 and 4। 1, 3 and 4। इन विच ईयर राइट टू प्रॉपर्टी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स? हम जानते हैं कि आर्टिकल 44वां
44th जो आया था, इसमें हमने राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया था, राइट टू प्रॉपर्टी को हमने हटा दिया था। तो 38 का करेक्ट आंसर होगा बी, ये आया था 1978 में, ठीक है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अभी जो है राइट टू प्रॉपर्टी एक लीगल राइट है, ठीक है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ए रिवर सूत्रा, करेक्ट आंसर होगा 39 का सी, गीता मेहता। इनियाक आ गया कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल। इनियाक क्या होता है? क्या ये एक इलेक्ट्रिक कैलकुलेटर है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, एक इंजन है, या फिर सर्च इंजन है? तो 40 का करेक्ट आंसर होगा ये एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। इनियाक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। व्हेन इज़ वर्ल्ड स्लीप डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो इस दिन को यार बड़ा मजा आता होगा, कोई काम ही नहीं, सोते रहो। आंसर है इसका 19 मार्च। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द पिच ऑफ साउंड डिपेंड? पिच जो है ना, पिच होता क्या है, देखना आप कभी किसी लेडीज़ का आवाज़ सुनना, लड़कियों का, लड़की का, बच्चे का और जेंट्स का सुनना, तो लड़की का थोड़ा श्रिल आता है, श्रिल साउंड आता है, बच्चे का भी श्रिल आता है, और वही जो मेन का है वो थोड़ा भारी आता है ना। तो ये सब पिच पे डिपेंड करता है। और पिच जो है इसका कनेक्शन है किसके साथ? इसका कनेक्शन है फ्रीक्वेंसी के साथ। फ्रीक्वेंसी मतलब एक पार्टिकुलर जो है 1 सेकेंड में कितना जो है, कितनी बार ये वेव आए गए, ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी कहते हैं। सो हम जानते हैं कि F बराबर क्या होता है? 1/T, मतलब फ्रीक्वेंसी जो है 1/T क्या होता है? T क्या होता है? टाइम पीरियड। विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन? तो ऑब्वियसली यार ये कौन सा फोर्स है? ये फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। हम जानते हैं कि कोई भी 2 ऑब्जेक्ट ले लो जिसमें मास होगा तो वो क्या है ना, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं, और ये जो फोर्स लगता है इसको ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। हम जानते हैं कि अर्थ के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर काटती है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से काटती है। वो बात अलग है कैसा पाथ फॉलो करती है, इलिप्टिकल पाथ फॉलो करती है, कुछ इस तरीके का पाथ होता है, वो चेंज होता रहता है, ऐसा ऐसा कभी ऐसा। यहाँ पे अर्थ सन है, तो जैसे मैं बता दूँ इलिप्ट क्या होता है। इलिप्ट पे ऐसा कुछ होता है जहाँ पे 2 फोकाई होते हैं, एक किसी ना किसी फोकाई पे सन होता है, और पृथ्वी जो है ऐसे चक्कर काटते रहती है, ठीक है, ऐसे चक्कर काटते रहती है। और अगला सवाल देखते हैं। When an object is transferred from the earth to moon, what is the effect on mass? तो मास तो सेम ही रहता है, मास कभी नहीं चेंज होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि वेट बराबर क्या होता है? वेट फिजिक्स के फॉर्मूला से हम जानते हैं कि वेट बराबर mg होता है, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मास तो कभी चेंज ही नहीं होता, जी की वैल्यू चेंज होती रहती है। हम जानते हैं कि जी की वैल्यू जो है मून पे, GM लिख देता हूँ, मून पे जी की वैल्यू जो है अर्थ के 1/6 भाग होता है, 1/6 पार्ट होता है। तो ऑब्वियसली वहाँ पे वेट कम होता है, बट मास तो कभी चेंज नहीं होगा। मास तो ऐसी चीज़ है जो मास कभी भी क्रिएट नहीं की जा सकती और डिस्ट्रॉय भी नहीं की जा सकती। व्हाट शुड बी द अप्रॉक्सीमेट नॉइज़ लेवल इन रेसिडेंशियल एरिया एट नाइट? तो चिट चैट नाइट में थोड़ा वैसे इतना ज़्यादा तो नहीं होता है, तो 45 डेसिबल होता है रेसिडेंशियल एरिया में नाइट में जो नॉइज़ लेवल होता है। नॉइज़ लेवल को हम डेसिबल से मेजर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द शॉर्टेस्ट वेव लेंथ? बहुत अच्छा सवाल है, पूछा जाता है बार बार। ये है गामा रे। 3 रजिस्टर्स ऑफ 6 वाट। रजिस्टर्स ऑफ 6 वाट नहीं हो सकता है, 6 ओम हो सकता है। रेजिस्टेंस का जो है मात्रक ओम होता है, तो यहाँ पे किताब की फॉल्ट है, कोई बात नहीं। 3 रजिस्टर्स ऑफ 6 ओम ईच आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड सप्लाई 6 वोल्ट। व्हाट विल बी द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट? तो ये होगा कितना? ये होगा, कैलकुलेट कर लेना, ये 2 वाट होगा। What is the effect of electronegativity on moving down the group in periodic table? पीरियोडिक टेबल में अगर मान लो आप नीचे आते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या असर पड़ेगा? तो ये जो है ये डिक्रीज करेगा जैसे ऊपर से नीचे आओगे तो। What is the pH वैल्यू ऑफ अल्कोहल? अल्कोहल तो एसिडिक होता है, इसीलिए तो हमारा एसिडिटी हो जाती है, ज़्यादा अल्कोहल पियोगे ना तो पेट में बीमारी हो जाएगी।
तो करेक्ट आंसर है इसका 2.8 होता है। यानी कि हम जानते हैं पीएच स्केल पे क्या होता है, एक बीच में 7 रख लेते हैं हम लोग और दोनों तरफ ऐसे कर लेते हैं, 0 एक तरफ दूसरी तरफ 14। अब 7 जो होता है ये न्यूट्रल होता है और इधर से जितना इधर आओगे, जैसे यहाँ पे 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है और 1 है और फिर इधर मान लो यहाँ पे 0 है, तो जितना इधर आओगे उतना ही एसिडिटी बढ़ती है, एसिडिटी बढ़ेगी। अब एसिडिटी वो गैस वाली बात नहीं कर रहा हूँ, एसिड का जो है वैल्यू बढ़ेगा। और इधर होता है बेस होता है इधर, तो इधर जितना जाओगे तो बेस बढ़ता है। 7 न्यूट्रल है तो यहाँ पे क्या है 2.8 है, तो ये काफ़ी एसिडिक होगा। द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ विच एलिमेंट, तो ये हम जानते हैं कि टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन बच्चों वाला सवाल है, कई दिनों से हम सुनते हुए, कई सालों से इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं। खैर फैक्ट्स टू रिमेंबर देख लेते हैं। सो द बॉम्ब वाज थ्रोन ऑन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग बाई, ये किसने की फेंका था, ये रास बिहारी बोस ने फेंका था दिसंबर 1912 में कि इसको हत्या कर देता हूँ, बट हुआ नहीं, पॉसिबल नहीं हो पाया ऐसा। मेरे हिसाब से तो हो जाना चाहिए था, नहीं हो पाया। खैर और इसके बाद काफ़ी इनको ढूंढा जाने लगा, भाग गए थे, कई जगह भागे रहे। गदर पार्टी वॉज फाउंडेड ऑन 1 नवंबर 1913 इन सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को इज ए सिटी यूएसए में है। गदर की मूवमेंट यूएसए में ही स्टार्ट हुई थी, ठीक है। गदर पार्टी जो है इसमें लाला हरदयाल काफ़ी फेमस है, लाला हरदयाल इन्होंने ही फाउंड किया था। वैसे इससे पहले एक मूवमेंट स्टार्ट हो गया था वहाँ पे कि भैया उसमें बहुत सारे लोग हैं, तो खैर लेकिन अगर लाला हरदयाल गदर पार्टी पूछे कौन फाउंड किया था तो लाला हरदयाल आंसर लगाना है। हु टुक ऑन रेंट द जापानीज शिप कामागाटा मारू, ये एक इंसिडेंट हुआ था, काफ़ी फेमस इंसिडेंट था, ये वर्ल्ड वार जब स्टार्ट हुआ था तब हुआ था। उसी समय हुआ क्या था कि सिंगापुर से एक थे बाबा गुरुदत्त सिंह, ये क्या किया इन्होंने, एक जापानी शिप को कामागाटा मारू को हायर किया और इसमें इंडियन लेबर्स को ये भर लिए। बोला आप चलेंगे कनाडा और काम करेंगे वहीं और मस्त ज़िंदगी जिएंगे। अब इसमें भर लिया इन्होंने बंदों को, 350 से ज़्यादा बंदे थे इसमें। ये कामागाटा मारू शिप चल दी कनाडा की तरफ पहुंची तो कनाडा वालों को एक र्यूमर फैला कनाडा में कि एक ओरिएंटल एक एग्रेशन होने वाला है, अटैक होने वाला है हमारे कंट्री पे, और ये जो है अटैक होगा इस कामागाटा मारू शिप में, जो लोग आ रहे हैं वो अटैक करेंगे इस पे। हालांकि गलत था, ये कनाडा वैसे भी चाहता नहीं था कि कोई आए इनके पास, तो एक ऐसे ही हवा छाप दिया वहाँ के न्यूज़पेपर में कि ऐसे होने वाला है, ओरिएंटल इन्वेशन होने वाला है। और इनको अभी जब कनाडा में पहुँचने वाले थे उनसे मतलब कंट्री में पहुंचने से पहले ही इसको वार्निंग दे दी गई कि भैया लौट जाओ, इधर नहीं आना है, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तुम लोगों को। अब वहाँ पे एक्सेप्ट ही नहीं किया। अब ये शिप जाए तो जाए कहाँ, अब ये शिप वापस आने लगी। इसी बीच में वापस आ ही रही थी तभी वर्ल्ड वार 1 छिड़ गया। अब वर्ल्ड वार 1 छिड़ गया तो ब्रिटेन ने बोल दिया कि ये शिप को ना कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये एक्चुअली जाना चाहती थी जापान में, तो जापान वालों ने बोला कि हम तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि ब्रिटेन की धमकी है सीधी। ब्रिटेन ने बोला ये सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ ये कोलकाता पोर्ट पे आएगी और यहीं पे इसको हम लोग रिसीव करेंगे और इन बंदों को सजा देंगे, कड़ी सज़ा। तो हुआ वही, किसी ने इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। ये शिप वापस आई कैलकाटा, ठीक है, कोलकाता आई और वहाँ पे इस शिप को वहाँ पे हार्बर किया गया, वहाँ बंदों को उतारा गया और उन पे बहुत सारे अत्याचार हुए। तो ये एक इंसिडेंट हुआ था, कामागाटा मारू इंसिडेंट। बाबा गुरुदत्त सिंह ने इसको हायर किया था। साबरमती आश्रम वाज इस्टेब्लिश बाय गांधी जी, कब, तो 1916 में इन्होंने इस्टेब्लिश किया था साबरमती आश्रम। ये साबरमती आश्रम जो है ना, ये जो है टोल्स्टॉय फार्म जो है टोल्स्टॉय जिससे प्रभावित हुए थे गांधी जी, उसी तरीके का एक सेटअप था जहाँ पे साबरमती आश्रम खोला गया। होम रूल लीग वाज फाउंडेड बाय बाल गंगाधर तिलक इन अप्रैल 1916। होम रूल लीग में 2 नाम इंपॉर्टेंट आता है, एक तो बाल गंगाधर तिलक, दूसरा है एनी बेसांट। इन दोनों का एरिया ऑफ जुरिडिक्शन अलग था लेकिन काम सेम था, होम रूल लीग फाउंड करना। चलिए आगे बढ़ेंगे। होम रूल लीग वाज फाउंडेड बाय इन मद्रास बाय, देखो आ गया वो सवाल, एनी बेसांत इन सितंबर
1916। गांधी जी फर्स्ट एक्सपीरियंस विथ सत्याग्रह कहाँ पे, तो ये साउथ अफ्रीका में इन्होंने किया था। जब साउथ अफ्रीका में इनके साथ ही हो गया काफ़ी ज़्यादा भेदभाव, तो इससे तो प्रभावित थे ही ये, बट वहाँ पे गए तो आम लोगों के साथ भी हो रहा था, वहाँ पे जो इंडियंस थे उनके साथ हो रहा था, जो ब्लैक लोग थे उनके साथ हो रहा था, इंडियन ब्लैक सबके साथ हो रहा था। तो उनको यहाँ पे गांधी जी ने एक मूवमेंट चलाया, ठीक है, अपार्टहेड के अगेंस्ट में। अपार्टहेड बोलते हैं, वहाँ पे वाइट जो है ब्लैक को लाइक नहीं करते थे उस समय। तो गांधी जी ने वहाँ पे काफ़ी सारा मूवमेंट चलाया वहाँ पे, और उसके सक्सेस के बाद ही इंडिया आए थे। 1915 में इंडिया आए थे ये, 12 जनवरी को आए थे। 12 जनवरी या 9 जनवरी, 9 जनवरी प्रवासी दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस, यस 9 जनवरी 1915 को आए थे। अगला सवाल है, गांधी जी फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ सत्याग्रह इन इंडिया व चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। 3 कठिया सिस्टम के अगेंस्ट में था। 3 कठिया सिस्टम बोलते हैं इसको। है क्या, बिहार में 20 कट्ठे का जो लैंड होता था उसमें बोलते थे कि कंपल्सरीली आपको 3 कट्ठे में नील लगानी है, नील की खेती करनी है, इंडिगो का प्लांटेशन करना है। उसमें प्लांटर्स जो है काफ़ी प्रताड़ित करते थे लोगों को, और जो किसानों की हालत थी बहुत बेकार हो गई थी। तो एक राजकुमार शुक्ल करके थे, राजकुमार शुक्ल बिहार के निवासी, ये लखनऊ सेशन हो रहा था 1916 में, वहाँ पे गांधी जी अवेलेबल थे। ये राजकुमार शुक्ल पहुँचे वहाँ पे, गांधी जी से मिल लिए, बोले सर ऐसा ऐसा है, चलिए ना वहाँ पे थोड़ा, हाँ कीजिए ना कुछ। तो गांधी जी पहुँचे वहाँ पे 1917 में, और चंपारण मूवमेंट को सक्सेस बनाए, ठीक है। इंडिगो वाले भाग गए, इंडिगो के जो प्लांटर्स थे वो धीरे धीरे छोड़ के भाग गए इस सफलता के बाद। गांधी वॉज रिक्वेस्टेड टू कम चंपारण, भाई देखिए वो आ ही गया राजकुमार शुक्ल साहब। So which British officer said about राजकुमार शुक्ल posthumously that he was the only man of चंपारण? तो आंसर है ये जॉर्ज इमान। जॉर्ज इमान इज द राइट आंसर। गांधी जी वेंट और हंगर स्ट्राइक फॉर फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 में। पहली बार जो हंगर स्ट्राइक किया था इन्होंने, ये 1918 में किया था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में। The accused of जालियावाला बाग मासेकर जनरल डायर was supported by हंसराज। आंसर होगा हंसराज। अब ये कहोगे कि हंसराज कौन था भैया, तो हंसराज जो था ये अकाली तो नहीं कहेंगे, जो गुरुद्वारा प्रबंधन था ना, गुरुद्वारा जो था अमृतसर वाला, उसका ये उस समय इसी के देख रेख में था। और इसने जो है ना इसने क्या किया कि जनरल डायर को बुला के उसको क्या बोलते हैं वो जो कुछ चादर जैसा उड़ाते हैं सिखों में, उसको कुछ एक टर्म है, तो वो कर दिया, मतलब उसको सम्मानित किया जनरल डायर को, जो कि मतलब वही है जनरल डायर जिसने 13 अप्रैल को बैसाखी के दिन पीसफुली लोगों पे जो इकट्ठा हुए थे जालियांवाला बाग में, उन पे गोली चलवा दिया था। तो खैर इसके बाद अकाली मूवमेंट चला। गांधी जी रिटर्न द टाइटल ऑफ केसरे हिंद इन द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जालियांवाला बाग मैसेकर। तो गांधी जी को ये जो केसरे हिंद है ना, ये कब मिला था, ये मिला था इनको, एक सर्विस दी थी इन्होंने ड्यूरिंग वर्ल्ड वार। इन्होंने एम्बुलेंस सर्विस दी थी, एम्बुलेंस सर्विस दी थी, मतलब घायलों को ये ट्रीट करते थे। तो उसको देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको केसरे हिंद का उपाधि दिया था, और इसको रिटर्न कर दिया था गांधी जी ने जालियांवाला बाग मैसेकर में। और ये गांधी जी ने तब किया था जब ये साउथ अफ्रीका में थे। तो खैर जब इंडिया आए तो इसको लौटा दिया, बोला भैया ये लो, इसकी कोई वैल्यू नहीं है मेरे पास। जालियांवाला बाग मैसेकर वाज फॉर्म्ड नहीं, इसमें होगा जालियांवाला बाग विच कमीशन वाज फॉर्म्ड टू इन्वेस्टिगेट जालियांवाला बाग मैसेकर, कुछ ऐसा सवाल होना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा हंटर कमीशन। अंडर हुज लीडरशिप द कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूटेड ए कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द जालियांवाला बाग मैसेकर। तो इनका नाम है मदन मोहन मालवीय। खिलाफत डे वाज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन 17 अक्टूबर 1919। अब देखो खिलाफत मूवमेंट हुआ था एक, जो कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ कंबाइन हो गया था। तो खिलाफत मूवमेंट क्यों हुआ था, क्योंकि जो इंडियन मुस्लिम थे वो काफ़ी दुखी थे जैसा कि ट्रीट हुआ था तुर्की के खलीफा के साथ। उनके साथ एक तो जो खलीफा का पोस्ट था वो ख़त्म कर दिया गया था, और सारी पावर छीन लिए गए थे, और काफ़ी गंदा व्यवहार किया गया था खलीफा के साथ। और खलीफा को मुस्लिम उस समय मानते थे, खूब मानते थे। तो उसके अगेंस्ट में इंडियन मुस्लिमों ने खिलाफत मूवमेंट चलाया था
अंग्रेज़ों के खिलाफ 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत डे सेलिब्रेट किया था। ठीक है, खिलाफत मूवमेंट जो है चला था, बट पूछ रहा है खिलाफत डे, तो ये 17 अक्टूबर 1919 को मनाया गया था। स्वराज पार्टी फॉर्म किया था चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में। गया सेशन हुआ था एक कांग्रेस का, गया सेशन हुआ था गया बिहार में, ये हुआ था 1922 में। वहाँ पे डिसएग्रीमेंट हो गया चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू और बाकी कांग्रेस लीडर्स के बीच में कि भैया आगे क्या करना है। अब तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तो 1922 में ख़त्म हो गया था और 1922 में ये सेशन चल रहा था कि भैया अब क्या करें। तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू कह रहे थे कि भैया हम इलेक्शन लड़ते हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली का पार्ट बनते हैं और वहाँ पे जाके सरकार का विरोध करेंगे मॉडरेट तरीके से। तो बाकी कांग्रेस वाले बोले नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। तो इन दोनों ने क्या किया, रिजाइन कर दिया और इन दोनों ने अलग पार्टी बना ली, स्वराज पार्टी करके। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1924 कानपुर में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन वाज फाउंडेड इन, अब देखो यहाँ पे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है, कंफ्यूज नहीं होना, और ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसमें बहुत सारे लोग थे, इसमें भगत सिंह भी थे। तो ये 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान जो कि न्यू दिल्ली में है वहाँ पे किया गया था, बट ये 1924 वाला कानपुर में किया गया था। ये कुछ अर्ली वाले जो रिवोल्यूशनरी लीडर्स थे उन्होंने किया था, ये लेटर वाले। द काकोरी इंसिडेंट टुक प्लेस, ये 9 अगस्त 1925 को हुआ था, जिसमें ट्रेन को लूटा गया था। अब एक और चीज़ बता रहा हूँ, सरकार ने काकोरी इंसिडेंट का नाम बदल के काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया है। तो ये रीसेंट डेवलपमेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। राजेंद्र लाहरी, रोशन सिंह, असफकुल्ला खान वेर हैंग्ड फॉर देयर इन्वॉल्वमेंट इन काकोरी इंसिडेंट। डैश नोन एज द वाइट मैन कमीशन, तो ये साइमन कमीशन 1928 में आई थी और इसमें 7 मेंबर थे और सातों के सातों मेंबर जो थे वाइट थे। साइमन कमीशन केम टू इंडिया 3 फरवरी 1928 को आए थे। नेहरू रिपोर्ट इन्हीं के अगेंस्ट में बना था। 1928 में नेहरू रिपोर्ट तैयार किया था, मोतीलाल नेहरू ने किया था, कंफ्यूज नहीं होना, जवाहरलाल नेहरू ने नहीं किया था, मोतीलाल नेहरू ने तैयार किया था 1928 में, जिन्होंने इन्होंने बोला था कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, हमारा डोमिनियन स्टेटस होगा, तमाम चीज़ें इन्होंने बोली थी नेहरू रिपोर्ट में, जिसे इनके पुत्र ने ही मतलब एक्सेप्ट नहीं किया था। बोला कि नहीं, हम डोमिनियन स्टेटस तो नहीं मानेंगे, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। बटुकेश्वर दत्त एंड भगत सिंह थ्रू बॉम्ब इन सेंट्रल असेंबली इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पब्लिक सेफ्टी बिल, जो कि काफ़ी ड्रैकोनियन बिल आ रहा था, ठीक है, किसी को भी अरेस्ट करने का, जो सोशलिज्म का एक हवा चल रहा था ना इंडिया में, उसको काउंटर करने के लिए पब्लिक सेफ्टी बिल लेके आ रहे थे और इसके अगेंस्ट में, और ट्रेड बिल भी साथ में पास हो रहा था। तो बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने जस्ट टू मेक देम हियर, मतलब कि भैया ऐसा मत करो, कोई टारगेट नहीं था इन दोनों का कि जान माल की क्षति करनी है, बस इनका ये था कि जान नहीं लेना है, बस बम फोड़ देना है, ताकि इन्होंने बोला भी था, वी जस्ट थ्रू द बम टू मेक हियर द डम्स, ठीक है, मतलब बहरों को सुनाने के लिए हम बम फेंक रहे हैं, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि मारना है। तो ये हमारा ख़त्म हुआ 33 नंबर। अब देखेंगे 34 नंबर। तो 34 नंबर सेट का पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो ये जो आर्टिकल है ना, ये आर्टिकल है 19। आर्टिकल 19 में 6 फंडामेंटल राइट्स मेंशन किए गए हैं, जिसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ प्रेस है इसमें ऑब्वियसली है, राइट टू प्रोटेस्ट एंड प्रोटेस्ट, फ्रीडम टू रिमेन साइलेंट इज ऑल्सो इज़ देयर, राइट टू स्ट्राइक। तो इसमें जो है ना, ये 1, 2 and 3 है, 4th नहीं है। 4th इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ अगर राइट टू स्ट्राइक होता है तो काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों की नौकरियाँ छिन जाती है और प्रोडक्शन भी लो हो जाता है। तो ये तीनों है, फ्रीडम ऑफ प्रेस है, राइट टू प्रोटेस्ट है, फ्रीडम टू रिमेन साइलेंट भी है, बट राइट टू स्ट्राइक नहीं है अंडर आर्टिकल 19। इन विच article of constitution is it is mentioned that the state shall separate the judiciary from executive। तो ये आर्टिकल है आर्टिकल 50 में ऐसा कहा गया है। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए इसमें लोकसभा तो होता ही होता है, पार्लियामेंट में राज्यसभा भी होता है, प्रेसिडेंट भी होते हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट नहीं होते। करेक्ट आंसर होगा C 1, 2 and 3। पार्लियामेंट अगर कोई बोल रहा है तो ऐसा नहीं है कि खाली लोकसभा है या फिर खाली राज्यसभा है,
और खाली ऐसा भी नहीं है कि लोकसभा और राज्यसभा ही पार्लियामेंट है, प्रेसिडेंट उसमें इंक्लूड होते हैं तभी होता है। एक कॉन्सेप्ट है एक्चुअली पार्लियामेंट। देखिए कोई भी बिल एक्ट कैसे बनता है, अगर मान लीजिए बिल कोई ऑर्डिनरी बिल है, कोई भी बिल है, ठीक है, ऑर्डिनरी बिल ही ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, राज्यसभा में पास होगा, फर्दर जाएगा लोकसभा में, लोकसभा में भी पास होगा, फिर ये जाएगा प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए। तो पार्लियामेंट जो बिल पास करती है, तो पार्लियामेंट में तीन चीज़ आ गई ना, राज्यसभा भी का भी रोल आया, प्रेसिडेंट का भी रोल आया, लोकसभा का भी आया। द चेयरमैन ऑफ एडवाइजरी कमिटी फॉर ए फंडामेंटल राइट्स for the fundamental rights minorities and tribes exclusive affected areas was, करेक्ट आंसर होगा इसका सी, सरदार पटेल को बनाया गया था, सरदार पटेल को ये बनाया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद द रेफरेंस टू प्रीएम्बल। देखिए प्रीएम्बल क्या है ना, प्रीएम्बल एक बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें बोली हैं, लेकिन मुझे जो सबसे अच्छा लगा कि इट इज़ आई कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आई कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मुझे सबसे अच्छा स्टेटमेंट लगा, क्योंकि प्रीएम्बल में प्रीएम्बल को एक्चुअली पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी माना जाने लग गया है। पहले इसमें काफ़ी विवाद था कि पार्ट नहीं है, क्योंकि ये जो है हम कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ नहीं बना था, ऐसा माना जाता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो अलग चीज़ है, प्रीएम्बल अलग चीज़ है। बट प्रीएम्बल बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में इसको सुधारा सुप्रीम कोर्ट ने, बोला कि हाँ ये पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। सो ये देखिए प्रीएम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज ट्रू। प्रीएम्बल कैनट बी मॉडिफाइड, नहीं ऐसा नहीं है, मॉडिफाई हुआ है, ऑलरेडी हो चुका है 42वें संशोधन में। 3 वर्ड इसमें जोड़े जा चुके हैं, सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी। तो ये दोनों जो है, पहला तो सही है प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा सही नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा 5वां का करेक्ट आंसर होगा ओनली 1 करेक्ट, यानी कि आंसर होगा ए। It is fundamental in the governance of country and it shall be the duty of the state to apply these elements in making laws. It is said in relation to which of the following? क्या है? It is fundamental in governance of the country and it shall be the duty of the state to apply these elements in making laws. It is said in the relation to which of the following? करेक्ट आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा 6 का, ये बोला गया है डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। ये क्या है, जैसे कि डीपीएसपी हमने कहाँ से लिया है, 1935 का जो एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, वहाँ से हमने इसको उठा लिया। उसमें क्या था, गवर्नर के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन कि भैया गवर्नर को ये काम करना है वेलफेयर के लिए, वेलफेयर सोसाइटी बनाने के लिए। तो वही डीपीएसपी का फॉर्म बन गया, हमने उसी को कॉपी करके यहाँ पे डीपीएसपी बना दिया, ठीक है। और उसमें बोला जाता है कि इट इज़ फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री एंड इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीज एलिमेंट्स इन मेकिंग लॉ। हमारा डीपीएसपी का मेन पर्पस क्या है, वेलफेयर सोसाइटी बनाना। तो जो भी एक्ट आए, लॉ आए, उसमें कुछ ऐसा सोच होना चाहिए कि वेलफेयर समाज को मिले, उससे कोई ऐसा ना ड्रेकोनियन नहीं बनाना चाहिए। लोकसभा कैन बी डिजॉल्व बिफोर द एंड ऑफ इट्स टर्म, कब होगा, तो प्रेसिडेंट करेंगे जब एडवाइस आएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, ठीक है। ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा बिफोर इट्स टर्म, किया जा सकता है, 5 साल से पहले भी किया जाता है, जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोल दे प्रेसिडेंट को कि सर ऐसा है, इसको आप डिसॉल्व कर दीजिए। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ विच मेन ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस वाज इंक्रीज्ड ट्वाइस बाय अमेंडिंग द ज्वाइंट चार्टर। तो इसका सही आंसर होगा 8वां का, ये हुआ है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोसॉक बोलते हैं इसको, इकोसॉक शॉर्ट में, ठीक है। ये एक ऑर्गन है यूएनएससी का, यूएनएससी के कई सारे और ऑर्गन है, आपने सुना होगा, इकोसॉक तो है ही एक, उसमें से एक यूएनजीए है। यूएनजीए क्या है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो ऐसे करके और भी ऑर्गन्स हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ मेंबर्स जो है मेन ऑर्गन का ऑफ यूनाइटेड नेशन, इकोसॉक की बात हो रही है, इंक्रीज हुआ है 2 बार ज्वाइंट चार्टर को अमेंड करके। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइडेड दैट द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी ओनली आफ्टर रिसीविंग द रिटन रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट। तो ये जनता सरकार ने एक अमेंडमेंट लाया था और ये 44वां अमेंडमेंट था, तो करेक्ट आंसर होगा 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में आया था ये। एमालाइज जो है एक एंजाइम है, कौन सिक्रेट करता है इसको,
देखिए एंजाइम तो ग्लैंड ही सिक्रेट करते हैं ना, तो कौन सा ग्लैंड है जो इसको सिक्रेट करता है? तो करेक्ट आंसर होगा 10वां का पैनक्रियाज इसको सिक्रेट करता है। 10वां का सही आंसर होगा ए, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज इंसुलिन भी करता है, इंसुलिन भी, ठीक है। तो अमालाइज और इंसुलिन, पैनक्रियाज। What are the outer and inner parts of kidney called respectively? किडनी का कुछ इस तरीके का शेप होता है, कभी आपने देखा हो पिक्चर में, कुछ इस तरीके का शेप होता है किडनी का, बीन लाइक का, जैसे बीन होता है ना वैसा ही, बीन्स जैसे होता है वैसा ही शेप होता है। सो कह रहा है कि व्हाट आर द आउटर एंड इनर पार्ट्स ऑफ किडनी कॉल्ड रेस्पेक्टिवली। तो इसका सही आंसर होगा आउटर पार्ट जो है इसका कहलाता है कॉर्टेक्स और इनर पार्ट कहलाता है मेडुला। करेक्ट आंसर होगा ए, ठीक है। नेक्स्ट है विच ग्लैंड सेक्रेट्स इंसुलिन टू कंट्रोल ब्लड शुगर। तो अगेन आंसर होगा पैनक्रियाज। 12 का होगा सी, पैनक्रियाज। और अगर देखो ये पैनक्रियाज अगर इंसुलिन ठीक से सेक्रेट नहीं करेगा तो आपको एक बीमारी होती है जिसे कहते हैं ब्लड शुगर, शुगर हो जाएगा आपको, ब्लड शुगर बोलते हैं, ठीक है। तो इंसुलिन की कमी से होती है वो। द रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट शोज बाई विच कर्व। तो ये फिलिप कर्व से शो किया जाता है। वैसे तो ये सब भी कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है अलग अलग रिलेशनशिप दिखाने के लिए, बट इसका सही आंसर होगा 13 का ए, फिलिप कर्व। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ डिफिसिट फाइनेंशियल सिस्टम ऑन द इकोनॉमी। तो कई बार गवर्नमेंट क्या करती है, डिफिसिट फाइनेंस करती है, मतलब कि एक्सपेंडिचर जो है ज़्यादा प्लान करेगी रेवेन्यू से एक्सपेंडिचर जो है ज़्यादा होगा, ऐसा प्लान करती है डिफिसिट फाइनेंसिंग करके, क्योंकि सरकार का बजट बिगड़ेगा ऑब्वियसली, जब ज़्यादा खर्च करोगे और रेवेन्यू आपका कम आएगा तो क्या होगा, बजट बिगड़ेगा, डिफिसिट फाइनेंसिंग होगा। तो इसका इकोनॉमी पे क्या असर पड़ता है, अच्छा पड़ता है, बुरा पड़ता है, क्या पड़ता है? तो ऑप्शन में देखते हैं डिक्रीज इन मनी सप्लाई। अब देखो यार डिफिसिट फाइनेंसिंग किया है मतलब ज़्यादा पैसा मार्केट में दे रही है ना सरकार, तो डिक्रीज तो होगा नहीं मनी सप्लाई का, इंक्रीज होगा, बिल्कुल होगा। ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है, आय से ज़्यादा खर्च कर रही है, तो ज़्यादा पैसा मार्केट में आ रहा है, दे रही है सरकार। आंसर होगा बी, इंक्रीज इन मनी सप्लाई। नेक्स्ट है द मोस्ट पॉपुलर मेजर ऑफ एस्टिमेशन ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया इज। द मोस्ट पॉपुलर मेजर ऑफ एस्टिमेशन ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया इज। करेक्ट आंसर क्या होगा? मोस्ट पॉपुलर मेजर पूछा है, 15वां का सही आंसर होगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। दो तरीके के इंडेक्स होते हैं, दो तरीके के क्या, बहुत तरीके के होते हैं वैसे तो, लेकिन हम जो मेन इन्फ्लेशन निकालते हैं उसमें या तो WPI से निकालते हैं या फिर CPI से निकालते हैं, ठीक है। CPI जो होता है पॉपुलर मेजर है क्योंकि इसमें कंज्यूमर को मेन टारगेट किया जाता है, कि उसमें देखा जाता है कंज्यूमर के वेटेज के हिसाब से उसके क्या खरीद रहा है, कौन सा चीज़ उसके लिए इम्पोर्टेंट है, वो कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से निकाला जाता है, जबकि होलसेल में होलसेल का निकाला जाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला स्टेटमेंट है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये नेशनलाइज हुआ था 1950 में 1 जनवरी को। क्या ये सही है? तो ये सही नहीं है। 1950 में नेशनलाइज ये नहीं हुआ था, 1949 में हुआ था नेशनलाइज, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया। दूसरा है द अकाउंटिंग ईयर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ अप्रैल टू मार्च। ये भी सही नहीं है, अकाउंटिंग ईयर इसका नहीं होता ये। तो 16 का जो है आंसर होगा, कौन सा करेक्ट है? दोनों करेक्ट नहीं है, नीदर 1 नॉट 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ब्रॉड करेंसी। तो हमने देखा था कि नैरो करेंसी और ब्रॉड करेंसी दो तरीके की करेंसी होती है। नैरो में आता है M1, तो ब्रॉड में कौन सा आता है? तो करेक्ट आंसर होगा 17 का, ब्रॉड में आता है M3। ब्रॉड करेंसी होती है M3। द अकाउंटिंग ईयर ऑफ RBI कब होता है? तो करेक्ट आंसर होगा इसका, RBI का अकाउंटिंग ईयर होता है 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक। 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक होता है अकाउंटिंग ईयर RBI का, बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन फिजिकल मैप। जब आप मैप देखते हो, एटलस आपके पास होगा, ऑक्सफोर्ड का एटलस आप खरीदते हो, अगर आप कोई ऐसा UPSC की तैयारी करता हो या फिर स्टेट का ही PCS का तैयारी करता हो, तो ऑक्सफोर्ड का एटलस ज़रूर रखता है। तो उसमें आप फिजिकल मैप सुनते हो, तो उसमें क्या होता है फिजिकल मैप में? फिजिकल मैप होता है, ज्योग्राफिकल मैप होता है, तो उसमें क्या होता है आपको बताना है। तो फिजिकल मैप जब आप देखते हो ना, तो फिजिकल मैप में क्या क्या होता है? फिजिकल मैप में आपका होगा माउंटेन होगा,
अच्छा फिजिकल ज्योग्राफिकल नहीं, फिजिकल मैप होता है और एक पॉलिटिकल मैप होता है, ठीक है। तो फिजिकल मैप में क्या होता है कि आप फिजिकल फीचर्स देखते हो कि जो धरती पे फिजिकल फीचर्स क्या है। तो फिजिकल फीचर में आपको देखने को मिलता है माउंटेन होता है, हमारे फिजिकल पार्ट है हमारे धरती का, अर्थ का। माउंटेन होता है, प्लेटू होता है, प्लेन होता है, ओशियन होता है, ये चारों होते हैं। जो बाउंड्रीज ऑफ द कंट्रीज हम देखते हैं ये पॉलिटिकल मैप में होता है, पॉलिटिकल मैप में, ना कि फिजिकल मैप में। तो ये चार तो होते, पांचवा नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका बी, 1, 2, 3 एंड 4 ओनली करेक्ट। 19 का होगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, नॉट करेक्टली मैच्ड पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग। तो 20th का जो करेक्टली मैच नहीं है वो है कोडरमा, जो है सिल्वर के लिए फेमस नहीं है। कोडरमा कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है झारखंड में, झारखंड में पड़ता है कोडरमा। कोडरमा एक प्यारा सा जगह है। यहाँ पे क्या है, सिल्वर के लिए फेमस नहीं है। बाकी जैसे कुंद्रेमुख जो है आयरन ओर के लिए है। कोलार तो बहुत फेमस है, कर्नाटक वाला, गोल्ड के रिजर्व के लिए। एक और इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ कि इंडिया का सबसे ज़्यादा गोल्ड का रिजर्व हमने अभी रिसेंटली पाया है कि ये जमुई में है। जमुई में ये बताते हैं कि 44% ऑफ द टोटल गोल्ड रिजर्व इज देयर इन ओनली जमुई। जमुई डिस्ट्रिक्ट बिहार का डिस्ट्रिक्ट है। तो कोलार वैसे एक गोल्ड फील्ड है, यहाँ से गोल्ड का एक्सट्रैक्शन होता है। ये बेंगलोर से लगभग 100 किलोमीटर के आसपास है कोलार। और जवार जो है ये लीड जिंक के लिए फेमस है। व्हाट इज मीन्ड बाई एब्सोल्यूट पॉवर्टी? एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है? ये होती है पॉवर्टी एज द नंबर ऑफ कम्प्लीटली पुअर पीपल। एब्सोल्यूट पॉवर्टी हो जाएगी, मतलब हर आदमी ही वहाँ पे पॉवर्टी में जूझ रहा है। तो पॉवर्टी एज द नंबर ऑफ कम्प्लीटली पुअर पीपल इज कॉल्ड एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब कि सभी पुअर हैं। विच सिटी इन इंडिया इज वर्ल्ड फेमस फॉर चिकन करी, वन ऑफ द मोस्ट ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी स्टाइल? तो ये तो वैसे पता ही था सबको कि लखनऊ में ये होता है, बट फिजिकली किसी ने देखा है कि नहीं पता नहीं। मैंने तो फिजिकली नहीं देखा है, बट पिक्चर्स देखे हैं इसके। और इनफैक्ट एक बहुत अच्छा एपिसोड आता है आजकल, आप भी देखना, मैं एडवाइस करूँगा, टाइम हो तो ओनली। वैसे मतलब वो एंटरप्रेन्योर्स के लिए है ज़्यादातर, जो कंपनी लोग लगाते हैं उनके लिए है। शार्क टैंक करके, शार्क टैंक इंडिया आता है आजकल। तो उसमें मैंने एक पिच देखा था, एक दो बंदे थे उसमें, दो बंदियां थी इनफैक्ट, एक मदर थी और एक उनकी बेटी। वो पिच लेके आए थे कि चिकन करी को प्रमोट कर रहे थे, वो वेबसाइट से बेच रहे थे और उसके लिए फंडिंग लेने के लिए आए थे वहाँ पे। तो मैंने उसमें देखा काफ़ी सुंदर, मतलब हाथ से बनाई गई एक कारीगरी होती है, बहुत सुंदर लगती है देखने में चिकन करी जो बनाते हैं। और ये लखनऊ की कपड़ों पे ये एम्ब्रॉयडरी है, एम्ब्रॉयडरी का स्टाइल है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ ए लैंड लॉक्ड कंट्री? लैंड लॉक्ड कंट्री का मतलब है कि भैया उसके तरफ किसी भी तरफ उसमें वाटर बॉडी नहीं होगी, हर तरफ लैंड ही लैंड होगा। तो क्या वो जर्मनी है, क्या वो फ्रांस है, क्या वो स्विट्ज़रलैंड है, या इटली है? तो करेक्ट आंसर होगा इटली। तो हम जानते हैं कि इसके मेडिटेरियन सी से लगता है ये। फ्रांस भी लग जाता है, स्विट्ज़रलैंड और जर्मनी में बताना है आपको। तो 23 का क्या सही आंसर होगा? 23 का सही आंसर होगा स्विट्ज़रलैंड इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज अर्स्टवाइल रिवर ऑफ हिमालय? तो देखिए सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। तो देखिए हिमालय से ही तो ये सब ओरिजिन होती हैं। तो तीनों हैं, सिंधु नदी भी, सिंधु मतलब इंडस नदी की बात हो रही है। ये इंडस नदी तिब्बत से ओरिजिनेट होती है और फर्दर ये फिर इंडिया में भी आती है और फर्दर पाकिस्तान में जाके ये गिर जाती है मिठानकोट के आसपास। मिठानकोट नहीं, कराची के पास ड्रेन हो जाती है ये। मिठानकोट में सभी ये पंजनाद वाली नदियाँ जाके इंडस से मिलती हैं। सतलज भी जो है ये भी वही है, हिमालय से ही निकलती है। ब्रह्मपुत्र भी तिब्बत से ही ओरिजिन होके यांगत्से नदी के नाम से पूरा ये होके निकलती है और ऐसे आके असम में घुसती है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और दिबांग ऐसे करके मिल के वहाँ पे ब्रह्मपुत्र फिर इंडिया में आता है, नॉर्थ ईस्ट में फ्लो होता है, काफ़ी बाढ़ लेके आता है। तो ये तीनों जो हैं ये हिमालयन से ओरिजिन होती है। तो करेक्ट आंसर होगा सी। थ्रू विच ओशियन डज इंटरनेशनल डेट लाइन पास? इंटरनेशनल डेट लाइन की बात करें तो ग्रीन विच मीन टाइम को हम इंटरनेशनल डेट लाइन मानते हैं। तो 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 25 का सही आंसर होगा पैसिफिक ओशियन।
सी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, करेक्ट आंसर होगा 26 का करेक्ट आंसर होगा सी ब्राज़ील, ब्राज़ील इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट फॉर्म बाउंड्री लाइन विथ 3 कंट्रीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट फॉर्म बाउंड्री लाइन विथ 3 कंट्रीज, करेक्ट आंसर होगा इसका 27 का सी मिजोरम, मिजोरम 3 के साथ नहीं लगता है। अरुणाचल प्रदेश तो हम जानते हैं म्यांमार के साथ लगाता है, भूटान के साथ लगाता है और चाइना के साथ लगाता है, ठीक है। सिक्किम भी भूटान के साथ लगाता है और सिक्किम भूटान वेस्ट बंगाल और मिजोरम, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा मिजोरम, मिजोरम का 3 कंट्रियों के साथ नहीं लगता है। आप थोड़ा गूगल करना और मुझे बताना कि सिक्किम का 3 कंट्री कौन किसके साथ लगाता है। एक तो मैं जानता हूँ कि भूटान के साथ इसका लगता है, भूटान के साथ लगता है, मुझे लग रहा है नेपाल के साथ भी लगता होगा क्योंकि चिकन नेक है वहाँ पे, तो नेपाल और भूटान के साथ लगता होगा। और एक और कंट्री में थोड़ा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कौन सी कंट्री है, चाइना के साथ भी लगता है, यस चाइना के साथ भी लगता है इसका सिक्किम का। तो भूटान, नेपाल और चाइना हो गया सिक्किम। वेस्ट बंगाल का जो है अगेन इसका भी भूटान, चाइना नहीं चाइना नहीं आएगा इसमें, वेस्ट बंगाल में भूटान आएगा, नेपाल आएगा और एक और कंट्री आएगी बांग्लादेश, ठीक है। इसका भी 3 के साथ लग गया। अरुणाचल प्रदेश का देख लिया, मिजोरम का नहीं लगता है 3 के साथ। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटी साइक्लोन, एंटी साइक्लोन का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, करेक्ट आंसर होगा 28 का डी क्लियर स्काई, क्लियर स्काई इज द राइट आंसर। हु वाज नॉट ए मेंबर इन द काउंसिल ऑफ फर्स्ट गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, तो इसका सही आंसर क्या होगा 29 का करेक्ट आंसर होगा डी वेंसिटाट, वेंसिटाट was not the member in the council of first governor general वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग 1772 में टेक ओवर किया था इसने, पहला ये जो है गवर्नर जनरल था इंडिया का और काफ़ी सारा इसने काम किया। इसने काउंसिल भी बनाई थी जिसमें वेंसिटाट नहीं था, बाकी जैसे वारवेल, क्लीवरिंग और मुनसॉन सब थे इसके साथ। Who among the following started a monthly magazine named ताजिबुल अखलाक इन उर्दू, तो करेक्ट आंसर होगा 30 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 30 का करेक्ट आंसर होगा सी सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान इज द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड, सुरेंद्र नाथ बनर्जिया ने इंडिया टुडे नहीं किया था, सुरेंद्र नाथ बनर्जिया इंडिया टुडे से संबंधित नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया इन्होंने लिखी थी। सुभाष चंद्र बोस ने फाइट फॉर फ्रीडम, पट्टाभी सीतारामैया ने हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ए जो है गलत मैच है, तो गलत मैच पूछा है तो करेक्ट आंसर होगा ए। ओके, अगला सवाल है इन हुज कोर्ट डिड अष्टादिग्गज लिव, अष्टादिग्गज, तो शिवाजी जो हैं, शिवाजी इनके समय था अष्ट प्रधान, अष्ट दिग्गज नहीं था, अष्ट प्रधान सिस्टम था शिवाजी के समय। बट अष्ट दिग्गज पूछा है तो ये होगा कृष्ण देव राय, ये वही हैं जो बैटल ऑफ तालीकोटा में 1665 में पार्टिसिपेट किए थे और हार गए थे ये लोग, तो विजयनगर एम्पायर का डिक्लाइन हो गया था। बट कृष्ण देव राय वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर। फ्रॉम वेयर डज वन गेट प्रूफ ऑफ बीइंग सती फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ये मिलता है हमें, एरन अभिलेख है भानुगुप्त का है और ये एरन अभिलेख है एमपी में, वहाँ से हमें पहला इंसिडेंस मिलता है, प्रूफ मिलता है हमें सती का। करेक्ट आंसर होगा इसका बी, 33 का करेक्ट आंसर होगा बी। अगला सवाल देखते हैं, आफ्टर विच वॉर डिड बाबर एज्यूम द टाइटल ऑफ गाजी,
गाजी का टाइटल बाबर ने एज्यूम किया था जब उसने एक वार जीता और उस वार का नाम है बैटल ऑफ खानवा। बैटल ऑफ खानवा जीता उसने और गाजी का टाइटल लगाया। ठीक है, इसमें राणा सांगा को हराया था इसने, राणा सांगा को। अगला देखते हैं, कंसीडर द टूल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेलियोलिथिक एज। पेलियोलिथिक एज से संबंधित है तो बोरर है, स्क्रैपर है, हैंड एक्स है, ब्लेड है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, देखिए इसमें बोरर भी था, स्क्रैपर भी था, हैंड एक्स था, ब्लेड नहीं था। ब्लेड जो था ना ये पेलियोलिथिक में नहीं था, मेसोलिथिक में स्टार्ट हुआ था। मेसोलिथिक में ये स्टार्ट हुआ था ब्लेड वगैरह बनना। तो करेक्ट आंसर होगा डी। हाउ कैन द नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बी इंक्रीज्ड। तो इसे इंक्रीज किया जाता है कैसे? इसे इंक्रीज किया जाता है बाय पार्लियामेंट्री लॉ लाकर। अभी जो करंट जो नंबर है सुप्रीम कोर्ट का जज का वो है 34, 31 से 34 अभी किया गया है कुछ ही सालों पहले। हु अमंग द फॉलोइंग इस्टेब्लिश द लाठी क्लब। किसने लाठी क्लब इस्टेब्लिश किया था? तो इसका सही आंसर होगा 37 का सी, बाल गंगाधर तिलक ने ये किया था, आंसर सी। अगला सवाल लेते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द पॉलिसी ऑफ क्लेवर पैसिविटी। हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द पॉलिसी ऑफ क्लेवर पैसिविटी। करेक्ट आंसर होगा 38 का डी, जॉन लॉरेंस। जॉन लॉरेंस, ठीक है, जॉन लॉरेंस ने पॉलिसी ऑफ क्लेवर पैसिविटी लाया था। विच ऑफ द फॉलोइंग सिख गुरु फाउंडेड अकाल तख्त। बहुत इंपॉर्टेंट है अकाल तख्त। करेक्ट आंसर होगा गुरु गोबिंद सिंह जी, गुरु गोबिंद सिंह। ठीक है, गुरु गोबिंद सिंह जो है ये 10वें और आखिरी गुरु थे सिखों के, गुरु गोबिंद सिंह। इनका जन्म पटना में हुआ था 1666 में। और पटना साहिब जो गुरुद्वारा है जाना कभी बहुत प्यारा है। हु रिजाइंड फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट जालियांवाला बाग मैसेकर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने तो अपनी नाइटहुड वापस कर दी थी, गांधी जी ने अपनी केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी, बट वो व्यक्ति जिसने वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल से मेंबरशिप छोड़ दिया था, त्याग दिया था, वो है, करेक्ट आंसर होगा 40 का शंकरन नायर। फर्स्ट दिल्ली दरबार वाज ऑर्गेनाइज्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच गवर्नर जनरल। तो सही आंसर होगा 41 का लॉर्ड लिट्टन के समय। लॉर्ड लिट्टन, लॉर्ड लिट्टन अच्छा वायसराय नहीं था इंडिया के लिए। इसने तमाम चीज़ें जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेके आया था 1878 में, ये कोई अच्छा जो है नहीं था। लॉर्ड रिपन काफ़ी अच्छा वायसराय था। इसके समय कई सारे राइटर्स ने लिखा लॉर्ड रिपन के समय कि ये जो है ना, इसके समय इंडियंस ने काफ़ी अच्छी सांस ली, मतलब काफ़ी खुश रहे। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पावर, पावर हम जानते हैं कि वाट होता है, पावर क्या होता है, वाट से डिनोट किया जाता है, बट डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा है तो 42 का सही आंसर होगा सी, m-1 L2T0। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर ऑफ लाइट मोस्ट रैपिडली ऑब्जर्व्ड बाय प्लांट्स। देखो बहुत अच्छा सवाल है ये। तो कुछ लोग सोचते हैं कि इसमें होगा ऑरेंज, वॉयलेट, ये सब नहीं है। 43 का सही आंसर होगा ब्लू और रेड लाइट में सबसे अच्छा जो है प्लांट अपना खाना बनाते हैं, मस्त एकदम खुश हो जाते हैं प्लांट जब ब्लू और रेड लाइट मिले उनको। तो गन मेटल जो होता है किस चीज़ का एलॉय है? गन मेटल एक एलॉय है किसका? ये कॉपर का है, एसएन और जिंक का है। इन द प्रेजेंस ऑफ विच कैटलिस्ट आर एडिबल वेजिटेबल ऑयल कन्वर्टेड इनटू फैट्स। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका सही आंसर होगा निकेल। निकेल इज द राइट आंसर। विच पार्ट इज डोनेटेड इन आई डोनेशन। तो क्या करते हो, पूरा आँखियाँ निकाल के दे देते हो क्या? क्या डोनेट करते हो? रेटिना देते हो, पुपिल देते हो, कॉर्निया देते हो, ऑल ऑफ द अबव देते हो, क्या देते हो? तो भैया आप कॉर्निया देते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पूरा ऐसे देखते हो ना कोई पिक्चर में। मैंने कोई पिक्चर देखी थी यार, यस, रॉन्ग टर्न देखी थी मैंने, रॉन्ग टर्न। तो थोड़ा सा उसमें बता देता हूँ, मुझे अच्छा लगा था वो सीन। अच्छा क्या लगा था, मतलब उसमें
वो मूवी हॉलीवुड में थोड़ा सा तो ऊपर नीचे रहता ही है, ऊपर नीचे तो दिखाते ही हैं। तो हुआ क्या कि रॉन्ग टर्न में देख रहा था, तो उसमें एक जगह थोड़ा इंटीमेट सीन आया। लड़की बैठी थी ऐसे, ठीक है, और लड़का भी बैठा था, दे वर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ठीक है। इंटीमेट सीन आया, गर्ल रिमूव्ड हर टॉप, पूरा निकाल दिया। फिर पीछे से अब दे स्टार्टेड, मतलब कि अभी जस्ट दे वर स्टार्टिंग देयर रोमांस, तब तक पीछे से क्या हुआ, एक तीर आया और चुप से उसको लगा और उसकी आंखें निकल गई, बिल्कुल उसकी आंखें निकल गई। कभी ये सीन देखना, बहुत ख़तरनाक सीन है। तो बेसिकली इतना कोई कंसर्न नहीं था, बट मुझे याद आया तो मैंने बता दिया। तो आई के डोनेशन में मेनली हम डोनेट करते हैं कॉर्निया। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट। 47 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 47 का करेक्ट आंसर है द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। दिस इज़ नॉट करेक्ट। एक्चुअली होता क्या है, जो वेलोसिटी है साउंड की वो इंक्रीज होती है जब ह्यूमिडिटी बढ़ती है, क्योंकि डेंसर द मटेरियल, जितना डेंस होगा मीडियम उतना ही स्पीड जो होगा साउंड का वो ज़्यादा होगा, वेलोसिटी जो है साउंड का ज़्यादा होगा। द डिवाइस टू कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट, एसी से डीसी में कौन करता है? तो ये काम करता है रेक्टिफायर का। हम जनरली सोचते हैं ट्रांसफार्मर करता होगा, भैया ट्रांसफार्मर का ये काम नहीं है। ट्रांसफार्मर क्या करता है? ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कंट्रोल करता है, करंट को कंट्रोल करता है, वोल्टेज को कंट्रोल करने का काम करता है। ज़्यादा वोल्टेज होगा तो कम कर देगा, तो ट्रांसफार्मर ये काम करता है। ये नहीं करता कि ट्रांसफॉर्म नाम रखा है तो यार एसी से डीसी बनाता होगा, यही नहीं, रेक्टिफायर ये काम करता है। आंसर होगा बी। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से देखते हैं, मैच करना है क्या है। एक तरफ एंजाइम से सारे लाइपेज, ट्रिप्सिन, एमालाइज और इरेप्सिन, और दूसरी तरफ काम क्या है, उनका काम क्या है। तो 49 का करेक्ट मैच होगा। जो लाइपेज का काम है वो फैट को, इसे कर देता हूँ, ए का होगा 4, फैट को डिजोल्यूशन करने का काम करता है। ट्रिप्सिन क्या करता है? ट्रिप्सिन जो होता है वो काम करता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन का काम करता है ट्रिप्सिन। एमाइलेज क्या करता है? एमाइलेज करता है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और इरेप्सिन जो है ये कन्वर्ट करता है पॉलीपेप्टाइड को एमिनो एसिड में। तो करेक्ट आंसर होगा ए। हु इज़ कॉल्ड द पोएट ऑफ पोएट्स। पोएट ऑफ पोएट्स किसे कहा जाता है? तो इनका नाम है शमशेर बहादुर सिंह को ये कहा जाता है। आंसर होगा बी। अब कुछ फैक्ट्स टू रिमेंबर देख लेते हैं। अच्छा लगा मुझे ये बुक, क्योंकि इसमें फैक्ट्स टू रिमेंबर भी दे रखा है, इतने सारे क्वेश्चन भी है, तो आपका बहुत अच्छा फ़ायदा होने वाला है इससे। कांग्रेस हैड सेट द गोल ऑफ पूर्ण स्वराज इन 1929, जो कि लाहौर सेशन था। तो 1928 में मैंने बताया था ना कि एक नेहरू रिपोर्ट आया था जिसमें मोतीलाल नेहरू ने डोमिनियन स्टेटस की बात कर दी थी। तो ये इनके पुत्र, मोतीलाल नेहरू के पुत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू को अच्छा नहीं लगा था, बहुत सारे कांग्रेसियन को अच्छा नहीं लगा था। बोला कि यार डोमिनियन स्टेटस क्यों लेंगे, हम पूर्ण स्वराज लेंगे। और 1929 में बहुत यंग और डायनेमिक व्यक्ति थे उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनको इस लाहौर सेशन का, कांग्रेस के सेशन का प्रेसिडेंट बनाया गया था और वहीं पे पूर्ण स्वराज का टारगेट और गोल सेट किया गया था। फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे वाज सेलिब्रेटेड बाय कांग्रेस। कब सेलिब्रेट किया गया था फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे? तो ये 26 जनवरी 1930 को सेलिब्रेट किया गया था। दांडी मार्च स्टार्ट किया गया था गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को, और ये 6 अप्रैल को पहुंच गए थे दांडी पहुंच के वहाँ पे नमक कानून तोड़ दिया था। तो 78 सपोर्टर इनके साथ दांडी मार्च के लिए निकले थे साबरमती आश्रम से 12 मार्च को, और ये लोग पहुंच गए थे 6 अप्रैल 1930 को। गांधी जी जब दांडी पहुंचे, हालांकि इनको, मतलब गांधी जी जब जा रहे थे ना तो वर्ल्ड की मीडिया इनको कवर कर रही थी, यूएसए वाले कवर कर रहे थे और हंस रहे थे इनको पर। यूएसए के तो एक पेपर में ये भी छपा था कि गांधी क्या इतना दूर पहुंच पाएगा, उसको देख के तो लगता नहीं है। यूएसए में नहीं ये छपा था, लेकिन भैया गांधी जी का शरीर नहीं देखना था, उनका विल पावर देखना था, और शरीर से भी कुछ कम नहीं थे। ठीक है, तो गांधी जी पहुंच गए 6 अप्रैल 1930 को, बहुत दूरी तय करके दांडी पहुँचे, वहाँ पर नमक कानून तोड़ा, नमक बना के, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का वहीं से आगाज हो गया। सुभाष चंद्र बोस जो है उन्होंने कंपेयर किया गांधी जी के सॉल्ट सत्याग्रह को नेपोलियन के विजिट फ्रॉम एल्बा टू पेरिस वाले विजिट से कंपेयर किया था। हालांकि ये सवाल नहीं आता, मैंने तो नहीं देखा अभी तक। तो कांग्रेस सेशन हेल्ड इन 1931,
was presided over by Sardar Vallabhbhai Patel, and during this session Gandhiji had said, Gandhi may die but Gandhism cannot. Gandhism cannot. And in this session Jawaharlal Nehru drafted the resolution of fundamental rights. बहुत important है ये 1931 वाला जो सेशन था ये कराची में हुआ था। कराची में बहुत फेमस ये सेशन है। ये कराची सेशन में ही फंडामेंटल राइट्स जो है गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने ड्राफ्ट किया था इसी सेशन में। हालांकि इसके सेशन के प्रेसिडेंट थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और गांधी जी ने यहाँ पे बोल दिया कि गांधी तो मर जाएगा लेकिन गांधीज़म का क्या करोगे। चलो कहने। अब देखते हैं 35 नंबर सेट। तो 35 नंबर सेट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस्ड द लॉन्ग टर्म फिजिकल पॉलिसी इन इंडिया। एक होता है देखिए शॉर्ट टर्म फिजिकल पॉलिसी होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है। लॉन्ग टर्म में जो होरिजन होता है ना वो 15-20 साल का, 5 साल से ऊपर का, इस टाइप का सोचा जाता है। तो ये फाइनेंस मिनिस्टर का नाम है वीपी सिंह। वीपी सिंह बाद में प्राइम मिनिस्टर भी बने थे। अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दो तरीके की पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी बहुत फेमस है। एक तो है फिजिकल पॉलिसी, दूसरी है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई बनाती है, फिजिकल पॉलिसी बेसिकली जो फाइनेंस मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्ट्री से बनता है ये। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो फुल एम्प्लॉयमेंट, प्राइस स्टेबिलिटी, रेगुलेशन ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम। देखिए सेकंड का करेक्ट आंसर होगा रेगुलेशन ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड। ये जो है फिजिकल पॉलिसी का पार्ट नहीं होता है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट फाउंड। तो करेक्ट आंसर होगा इसका डी, H2S में कोई हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एलिमेंट विद द हाइएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। करेक्ट आंसर होगा चौथा का ए, क्लोरीन। क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन का एफिनिटी होता है सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है। करेक्ट आंसर होगा ए, क्योंकि सी क्लोरीन जो है, क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन में क्या होता है, क्लोरीन के 17 जो है एटॉमिक नंबर है 17 इसका, तो इसके आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हाईएस्ट अफिनिटी तो होगा ही, क्योंकि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसके आउटर सेल में है। बाई विच मेथड कैन एल्यूमिनियम बी प्योरीफाइड। तो एल्यूमिनियम को हम प्योरीफाई करते हैं बाय द मेथड ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा। यूरोपा, यूरोपा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यूरोपा एक सैटेलाइट है किस प्लानेट का। तो ये है जुपिटर का, ये एक सैटेलाइट है, बहुत फेमस सैटेलाइट है यूरोपा। यूरोपा मिशन भी है नासा का। व्हेन इज द कंडीशन ऑफ ऑटोम इक्विनोक्स ऑकर। तो देखिए सोलिस्टाइस तो सुना होगा आपने, समर सोलिस्टाइस होता है, एक विंटर सोलिस्टाइस होता है, और ऑटोमन होता है, इक्विनॉक्स होता है 2, ठीक है। ऑटोमन और 2 इक्विनॉक्स होते हैं। तो जो ऑटोमन इक्विनॉक्स, ये सबके डेट हैं, समर सोलिस्टाइस कब होता है, विंटर सोलिस्टाइस कब होता है, ऑटोमन कब होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 7वां का करेक्ट आंसर होगा डी, 23 सितंबर को होता है ये, 23 सितंबर को। ये विंटर सोलिस्टाइस है 22 दिसंबर को, और जून में होता है, वो डेट नहीं दिया गया है यहाँ पे, जून में होता है, 21 जून को होता है प्रिसाइजली समर सोलिस्टाइस। वेयर इज द मेयोन वोल्केनो लोकेटेड। मेयोन वोल्केनो लोकेटेड इन, आंसर होगा 8वां का सी, फिलीपींस में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स कनेक्ट्स अंडमान सी को साउथ चाइना सी से कनेक्ट करने का काम करता है ये स्टेट का नाम है, करेक्ट आंसर होगा 9th का ए, स्टेट ऑफ मलक्का। अंडमान सी को साउथ चाइना सी से मिलाता है, स्टेट ऑफ मलक्का। ऑन विच रिवर इज ग्रैंड कैनियन डैम लोकेटेड। तो ये जो आवाज़ आई कोई नहीं, कोलोराडो रिवर इज द राइट आंसर, आंसर होगा ए। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो हम जानते हैं कि इंडियन IST जो है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री को मानते हैं हम लोग, 82.30 ईस्ट को हम लोग मानते हैं, ठीक है। क्या मानते हैं हम लोग, IST मानते हैं। तो ये किस स्टेट से होके गुजरता है, ये होके गुजरता है
उड़ीसा से। करेक्ट आंसर होगा 11 का ए उड़ीसा। अगला सवाल, द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन मेनलैंड इज। तो साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन मेनलैंड इज, ये है इंदिरा पॉइंट। करेक्ट आंसर होगा 12 का सही। नहीं, इंदिरा पॉइंट एक्चुअली ख़त्म हो गया था, सुनामी जब आई थी ना तो इंदिरा पॉइंट तबाह हो गया था, बर्बाद हो गया था, ख़त्म हो गया था। तो करेक्ट आंसर होगा केप कैमोरिन। साउदर्न मोस्ट पॉइंट है अभी केप कैमोरिन इज़ द राइट आंसर। इंदिरा पॉइंट पहले हुआ करता था लेकिन अब तो सुनामी ने ख़त्म कर दिया इसको। इन विच स्टेट और यूटी इज़ द मुलिंगला पास लोकेटेड। मुलिंगला पास, तो ये लोकेटेड है उत्तराखंड में। वेयर इज़ इंडेंजर्ड सी काऊ फाउंड। ये पाए जाते हैं कहाँ पे, ये पाए जाते हैं गल्फ ऑफ मन्नार में। गल्फ ऑफ मन्नार इज द राइट आंसर। निमारी, निमारी इज ए ब्रीड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। निमारी, निमारी जो है एक ब्रीड है काऊ की ब्रीड है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयरन ओर हैज़ द हाईएस्ट आयरन कंटेंट। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कौन सा है, हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, सीडेराइट है या फिर लिमोनाइट है। तो हम जानते हैं कि हेमेटाइट जो है, हेमेटाइट ये एक अच्छा है, बट उससे भी अच्छा, सबसे अच्छा है जिसमें आयरन और सबसे ज़्यादा होता है, हाईएस्ट आयरन कंटेंट होता है, वो मैग्नेटाइट होता है। आंसर होगा सी होगा इसका सही आंसर। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एन एटम विथ एटॉमिक नंबर 20 इज़। तो पहले सेल में 2 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर क्या होगा, फिर एक 8 आएगा, फिर 2 आएगा। तो करेक्ट आंसर होगा बी। 17 का सही आंसर होगा बी। Which of the following mirrors are used as side mirrors in vehicles? साइड मिरर, तो लिखा रहता है ना साइड मिरर में, कभी पढ़ना। ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर लुक्स क्लोजर देन दे अपीयर। जो लड़के होंगे बाइक चलाते होंगे, उन्होंने क्या कार चलाते होंगे देखा होगा। जो लड़कियां होंगी स्कूटी या फिर बाइक चलाती होंगी, आजकल वुमेन एम्पावरमेंट है, या फिर कार चलाती होंगी, तो उन्होंने देखा होगा ज़रूर, ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर लुक्स क्लोजर देन दे अपीयर। तो ये मिरर कौन सा होता है, ये मिरर होता है बी, कन्वेक्स मिरर, यानी कि उत्तल दर्पण। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये सही आंसर क्या होगा इसका, 19 का सही आंसर होगा एक्स वेव। एक्स वेव इज द राइट आंसर। विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड विजिबल रेडिएशन। तो ये साइंटिस्ट का नाम है, आंसर होगा सी, न्यूटन। न्यूटन इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द यूनियन ऑफ स्टेट्स अंडर आर्टिकल 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें देखिए यूनियन ऑफ स्टेट जो है ना, इसमें स्टेट भी है, इसमें यूनियन टेरिटरी भी है, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा, 21 का सही आंसर होगा, अच्छा सॉरी, इसमें ओनली यूटी स्टेट है, ठीक है। 21 का सही आंसर होगा ए, ओनली स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट है, यूटी नहीं मेंशन किया गया उसमें, यूटी के लिए अलग आर्टिकल है। इन विच सिटी झंडा सत्याग्रह और फ्लैग सत्याग्रह ऑफ 1923 वाज ऑर्गेनाइज। तो नागपुर, कौन भूल सकता है नागपुर, नागपुर में हुआ था झंडा सत्याग्रह। आंसर होगा ए, हिस्टोरिक झंडा सत्याग्रह जो है नागपुर में हुआ था। आंसर होगा 1923 में नागपुर। अगला सवाल है, व्हेन वाज द राजमन्नार कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय तमिलनाडु गवर्नमेंट टू इम्प्रूव सेंटर स्टेट रिलेशन। वन ऑफ द बेस्ट कमेटी थी ये, सेंटर स्टेट में काफ़ी रिकमेंडेशन दिया था रिलेशनशिप को सुधारने के लिए। इसका आंसर है 1970 में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इसको बनाया था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर नेशनल इमरजेंसी वाज नॉट इम्पोज्ड इन इंडिया। तो 65 में वार हुआ था, 62 में चाइना के साथ हुआ था, 65 में पाकिस्तान के साथ, तो ये 2 तो सही है। 71 में जो है वार हुआ था बांग्लादेश के साथ, लेकिन क्या नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी? जी हाँ, बिल्कुल लगाई थी। 75 में तो लगाया था, इंदिरा गांधी ने वार कुछ नहीं था, ऐसे लगा दिया था। तो ये 65 वाला जो पाकिस्तान के वार हुआ था ना, इसमें नहीं लगाया था हमने इमरजेंसी। करेक्ट आंसर होगा ए। बाकी तीनों में लगाया था, 62 में, 71 में और 75 में। 65 में नहीं लगाया था। आंसर होगा इसका ए। हाउ मेनी सच प्राइम मिनिस्टर्स हैव बीन मेड सो फार हु हैव प्रीवियसली बीन मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो ऐसों की संख्या कितनी है? ऐसों की संख्या है 4। 4 इज द राइट आंसर। अंडर विच आर्टिकल द राज्यसभा कैन ऑथराइज द पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा इसका 26 का बी, अंडर आर्टिकल 249।
राज्यसभा एक अथॉरिटी दे सकती है। होता क्या है, 3 लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट होता है, स्टेट लिस्ट होता है, कंकरेंट लिस्ट होता है। स्टेट वाली लिस्ट पे स्टेट को लेजिस्लेट करना चाहिए, लेकिन राज्यसभा अगर ऑथराइज कर दे पार्लियामेंट को, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट को बेसिकली, कि भैया आप स्टेट वाले सब्जेक्ट पे बना दो लॉ, तो बना सकती है यूनियन गवर्नमेंट और पार्लियामेंट। तो ये ऐसा मेंशन किया गया आर्टिकल 249 में। द कॉन्सेप्ट ऑफ MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस वाज गिवन बाय विच कंट्री कमिटी, सॉरी करेक्ट आंसर होगा 27 का डी। ये किया है लक्ष्मीकांत झा कमेटी, लक्ष्मीकांत झा कमेटी। व्हेन वाज द जेंडर बजट प्रेजेंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछता है। करेक्ट आंसर होगा 28 का बी, 2005-6 में ये किया गया था। ये BPSC में पूछा गया सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डायमेंशंस ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स? तो इसमें हेल्थ तो आता ही है, एजुकेशन भी आता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी आता है, हैप्पीनेस नहीं आता है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो एक छोटी सी कंट्री है भूटान, भूटान अपना GDP कैलकुलेट नहीं करती है, ये करती है GNH कैलकुलेट करती है। GDP क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कोई कंट्री कैलकुलेट करती है, देखती है कितना प्रोग्रेस किया हमने, कितना इकोनॉमिकल गेन किया, क्या किया, ये निकालती है भूटान GNH, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। इसके लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके लिए इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट है, इसके लिए लोगों का हेल्थ इंपॉर्टेंट है, इसके लिए लोगों का हैप्पी होना ओवरऑल इंपॉर्टेंट है। तो GNH का जो कॉन्सेप्ट है भूटान ने दिया। छोटी सी टाइनी कंट्री है, किंगडम है, बट इतना अच्छा कॉन्सेप्ट दिया है, बट वर्ल्ड उसको फॉलो नहीं करता है। वर्ल्ड कैसे फॉलो करेगा? वर्ल्ड के अलग चैलेंजेस है इकोनॉमी में। तो खैर यहाँ पे मुद्दा ये था कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में क्या क्या इंक्लूडेड होता है। हैप्पीनेस नहीं होता है, बिकॉज ये भूटान का कॉन्सेप्ट है, हैप्पीनेस इसमें नहीं होता है। हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो होता ही है, तो नहीं होता है पूछा है, तो आंसर होगा सी। व्हाट इज़ मीन्ड बाय इनविजिबल एक्सपोर्ट? तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा 30 का ए, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज इज टर्म्ड एज मीन्ड बाय इनविजिबल एक्सपोर्ट। इनविजिबल एक्सपोर्ट से मतलब ये कि सर्विसेज में क्या होता है, सर्विसेज में मान लो आपने जाके कोई सर्विस ली, मसाज लिया आपने, तो ऑब्वियसली मसाज लिया तो पैसा तो पे करोगे, जो मसाजर है उसको पैसा दोगे, ज़्यादा कम जो भी है दोगे पैसा। तो मसाज आपने लिया, बट आपके पास क्या मिला? आपको क्या, आपने तो सर्विस ही ली ना, आपका बॉडी रिलैक्स हुआ, आप चले आए, क्या आपको फिजिकल गुड मिला क्या? तो इनविजिबल होती है वो सब चीज़ें, जो सर्विसेज मिलती हैं हमें इनविजिबल होती हैं। सर्विसेज हम तमाम तरीके की सर्विसेज लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड? तो इसका सही आंसर होगा 31 का ए, एक्ट टू प्रिवेंट सेडिशियस गैदरिंग, ये 1908 का नहीं है। बाकी सब सही है। एक्सक्लूसिव सब्सटेंस एक्ट 1908 में आया था, इंडियन क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1908 में आया था, न्यूज़पेपर इंसेंटिव ऑफ फॉर ऑफेंसेस एक्ट 1908 में आया था। इन विच ईयर डिड गांधी जी स्टार्ट इंडिविजुअल सत्याग्रह? तो ये 1940 में गांधी जी ने स्टार्ट कराया था। पहले जो इंडिविजुअल सत्याग्रही थे वो आचार्य विनोबा भावे थे, आचार्य विनोबा भावे। हु वाज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस आफ्टर द त्रिपुरी क्राइसिस? त्रिपुरी क्राइसिस हुआ था जिसमें विवाद हो गया था। एक्चुअली दिक्कत ये आ गई थी कि सुभाष चंद्र बोस जो थे, सुभाष चंद्र बोस, कुछ आइडियोलॉजिकल डिफरेंस आया। ये चाहते थे कि एक्सट्रीमिस्ट वे अपनाना चाहिए कांग्रेस को। कांग्रेस जो थी उस समय ये मोड में आने की नहीं थी, वो मास मूवमेंट उस समय फ़िलहाल के समय में नहीं चाहती थी। उस समय नहीं चाहती थी कि अंग्रेज़ों से सीधा मतलब बम बारूद से लड़ा जाए, खासकर गांधी जी से थोड़ा डिफरेंसेस आ गए सुभाष चंद्र बोस के। हालांकि गांधी जी को बहुत ये सपोर्ट करते थे। गांधी जी ने पट्टाभी सीतारमैया को अपना जो है त्रिपुरी सेशन के लिए प्रेसिडेंट बनाने का प्रस्ताव रखा था। सुभाष चंद्र बोस भी खड़े हो गए कि नहीं मुझे भी बनना है। सुभाष चंद्र बोस जीत गए, बट जो सीनियर लीडर्स थे इनका सपोर्ट देने से मना कर दिया। बोला ठीक है जीत गया है तो करने दो उसको काम, हम तो सपोर्ट नहीं करेंगे। अब यार कांग्रेस में सीनियर लीडर गांधी जी ये सब अगर सपोर्ट नहीं करें तो कोई चला सकता था। सुभाष चंद्र बोस को अल्टीमेटली रिजाइन करना पड़ा, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया उन्होंने। तो त्रिपुरी कांग्रेस में जो क्राइसिस हुआ था त्रिपुरी में कांग्रेस के में प्रेसिडेंट, उसके बाद फिर फाइनली किसी को तो बनाना था, तो बनाए गए राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, 33 का सही आंसर होगा सी, राजेंद्र प्रसाद। 34 नंबर, विच वॉज द फेमस सिटी
of cotton cloth production at the time of Wensang visit to India. Which was the famous city of cotton cloth production at the time of Wensang visit to India? करेक्ट आंसर होगा 34 का ए, वाराणसी. वाराणसी इज द राइट आंसर. हु वॉज द ऑथर ऑफ कथा सरित सागर? बहुत फेमस है ये. कथा सरित सागर के ऑथर हैं सोमदेव. विच हड़प्पन साइट वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ घग्घर? घग्घर नदी को जो है सरयू नदी भी बोलते हैं. तो घग्घर नदी पे बसा है कौन सा साइट? करेक्ट आंसर होगा 36 का सी, कालीबंगा. उदयन. उदयन वाज द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी? उदयन जो था ये था हर्यक वंश का शासक था. उदयन जो था ये पुत्र था अजातशत्रु का. अजातशत्रु का. ठीक है, करेक्ट आंसर होगा सी. कुछ इस तरीके से जीनोलॉजी थी. बिंबिसार हर्यक डायनेस्टी का फाउंडर था, अजातशत्रु उसका पुत्र, फिर उदयन तो हर्यक डायनेस्टिक से बिलोंग करता है. वे वॉज द कैपिटल ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक? कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना कैपिटल जो था दिल्ली में नहीं सेटअप किया था. दिल्ली को पहली बार कैपिटल बनाया था सुल्तानों में से अगर बात करें तो इल्तुतमिश ने बनाया था. तो इस समय जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के समय जो कैपिटल था वो था लाहौर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स इज बिल्ट ऑफ ब्रिक्स? करेक्ट आंसर होगा 39 का ए, भीतरगांव टेम्पल. तारीख़े फिरोज शाही वाज कंपोज्ड बाय हुम? करेक्ट आंसर होगा जियाउद्दीन बर्नी. जियाउद्दीन बर्नी. बर्नी जो था ये भारत आया था घूमते घूमते और भारत में तमाम चीज़ें इसने की है. तारीख़े फिरोज शाही भी कंपोज किया. अमीर खुसरो आया था. ठीक है, इसको कव्वाली का जनक माना जाता है, खड़ी बोली का जनक माना जाता है. नेक्स्ट है अबुल फजल के बारे में जानते ही होंगे. अकबर नामा लिखा था इसने. अबुल फजल. आईने अकबरी लिखी थी. इन विच ईयर कॉमनल अवार्ड वाज अनाउंस? तो ये 1932 में अनाउंस किया गया था. रैमसे मैकडोनल्ड थे उस समय, ब्रिटेन के पीएम. उसी के समय में ये अनाउंस हुआ था 1932 में. अगला सवाल देखते हैं. व्हेन डिड बैटल ऑफ खेड़ा टेक प्लेस? ये हुआ था बैटल ऑफ खेड़ा 1707 एडी में. इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स स्यूडोपोड्स आर फाउंड फॉर मूवमेंट? अमीबा का जो होता है ना, अमीबा का स्यूडोपोडा जो होता है इसका बहुत फेमस है. इससे ये क्या करता है, ऐसा कुछ होता है अमीबा. देखो ऐसे ऐसे बना देता हूँ, ऐसे ऐसे कुछ होता है. ये जो है ना ये स्यूडोपोडा बोलते हैं इसको. ये सब निकला होता है ना, ये इसके मूवमेंट इसी से चलता है ये. मस्टर्ड इज़ अ प्लांट ऑफ विच फैमिली? तो 44 का सही आंसर होगा इट इज़ अ प्लांट ऑफ क्रूसीफेरी फैमिली. विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कंपोज ड्यूरिंग रेस्पायरेशन? डिकम्पोज. विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट डिकम्पोज ड्यूरिंग रेस्पायरेशन? तो इसका सही आंसर होगा 45 का करेक्ट आंसर होगा बी, वाइटामिन्स. विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिस्पेप्सिया? डिस्पेप्सिया करेक्ट आंसर होगा 46 का ए, एंटासिड. एंटासिड इज द राइट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेट एयर पोल्यूशन? तो एक जो बहुत अच्छा साइन होता है एयर पोल्यूशन को दिखाने का वो लीचेन होता है. लीचेन क्या होता है, पेड़ पे आपने देखना हरे हरे कलर का ये चिपका होता है, हरे हरे कलर का. इसका मतलब वहाँ पोल्यूशन नहीं है. अगर ये नहीं है हरे कलर का तो इसका मतलब पोल्यूटेड एरिया है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड लुब्रिकेंट? करेक्ट आंसर होगा 48 का बी, ग्रेफाइट. नहीं, अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो 49 का सही आंसर होगा पैडी. बथुआ वीड नहीं इसको डिस्टर्ब करता है पैडी को. करेक्ट आंसर होगा बी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रूट? करेक्ट आंसर क्या होगा 50 का सी, पोटैटो. पोटैटो एक स्टेम होता है, रूट नहीं होता है, तना होता है पोटैटो, बिकॉज इसमें नोड्स होते हैं. अब देख लेते हैं कुछ फैक्ट्स टू रिमेंबर. सुखदेव भगत सिंह एंड राजगुरु जो थे इनको फांसी की सज़ा दी गई थी. 23 मार्च को ये फांसी पे लटका दिए गए थे.
23 मार्च 1931 को ये लटका दिए गए थे। काफ़ी विरोध हुआ था, काफ़ी गांधी जी पे तो अटैक भी हुआ था, क्योंकि माना जाता है कि गांधी जी जब इरविन से पैक्ट कर रहे थे तो इरविन से क्यों नहीं बोला उन्होंने कि इनको भी छुड़वा दो, सुखदेव को, भगत सिंह को और राजगुरु को। इसके लिए अगेंस्ट हो गई थी पूरी जनता गांधी जी के। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाज फाउंडेड इन 1934 एंड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी वाज आचार्य नरेंद्र देव एंड पहले सेक्रेटरी इसके जयप्रकाश नारायण थे। ऑल इंडिया किसान सभा ये फॉर्म किया गया था 1936 में और इसके पहले प्रेसिडेंट बने थे बिहारी स्वामी सहजानंद सरस्वती। कैसे लोगे लगान, डंडा हमारा जिंदाबाद, ये इनका नारा था। इट्स फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी वाज NG रंगा। हुंकार मैगजीन दैट हैड कवर्ड द प्लाइट ऑफ पीजेंट्स वाज पब्लिश्ड बाय सहजानंद सरस्वती। फॉरवर्ड ब्लॉक वाज एस्टैब्लिश्ड इन मई 1939 बाय सुभाष चंद्र बोस and the accused of Jallianwala Bagh massacre, General Michael O'Dwyer was murdered by Udham Singh in London. माइकल ओडायर को मारा था उधम सिंह ने लंदन में। ठीक है, इंडियन इंडिविजुअल सत्याग्रह जो था मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 17 अक्टूबर 1940 को। पहले जो इंडिविजुअल सत्याग्रही थे वो थे विनोबा भावे और ये सत्याग्रह स्टार्ट करवाया था महात्मा गांधी ने। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, सो नीड नॉट टू वरीड अबाउट इट। नेक्स्ट है द सेकंड सत्याग्रही जो थे, ये पूछता है कई बार सेकंड सत्याग्रही कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। कई बार थर्ड भी पूछ लेता है, तो कमेंट करके बताना मुझे थर्ड कौन थे। BPSC में पूछा गया सवाल है। द रेजोल्यूशन ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट वाज एक्सेप्टेड बाय द कांग्रेस ऑन 8 अगस्त 1942। द रेजोल्यूशन ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट वाज एक्सेप्टेड बाय कांग्रेस ऑन 8 अगस्त 1942 एंड दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड on 9th August 1942 and in this movement गांधी जी gave the slogan do or die। क्रिप्स मिशन के फेलियर के बाद ही ये स्टार्ट हुआ था। सो सरकार ने देखा कि भैया ये तो बहुत बड़ा मूवमेंट चला रहे हैं, तो सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन 0 आवर बोलते हैं, दिस इज रिलेटेड टू क्विट इंडिया मूवमेंट। इसको स्टॉप करने के लिए और सुबह अर्ली आवर में 9th को बड़े से बड़े नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया। ड्यूरिंग दिस मूवमेंट महात्मा गांधी वाज अरेस्टेड एंड केप्ट इन आगा खान पैलेस वाइल जवाहरलाल नेहरू वाज केप्ट इन अल्मोड़ा जेल। And during this movement, C. Rajagopalachari released a pamphlet called Way Out। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो थी वो 1942 में हुई थी। एंड द फ्री इंडिया सेंटर वाज फॉर्म्ड बाय सुभाष चंद्र बोस इन जर्मनी। हिटलर से भी मिले थे ये। सुभाष चंद्र बोस फॉर्म्ड प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इन सिंगापुर। बहुत इंपॉर्टेंट ये सब सवाल है। द कैबिनेट मिशन प्लान वाज एक्सेप्टेड बाय मुस्लिम लीग ऑन 6 जून 1946, ये भी पूछा जाता है। एंड द कांग्रेस पार्टी हैड एक्सेप्टेड द कैबिनेट मिशन प्लान ऑन 25 जून 1946। तो मतलब पहले लीग ने एक्सेप्ट कर लिया था, बाद में कांग्रेस ने भी कर लिया। आफ्टर एक्सेप्टिंग द कैबिनेट मिशन प्लान, इलेक्शंस वेर हेल्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन जुलाई 1946, जिसमें लिमिटेड जो है बंदों को, मतलब जो चुने हुए बंदे थे उन्हीं को चुना गया था। सो द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946। प्रोविंशियल प्रेसिडेंट थे सच्चिदानंद सिन्हा। द सेकेंड मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन 11 दिसंबर 1946 और इसके परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिए गए राजेंद्र प्रसाद साहब। तो ये डेट भी पूछता है एग्ज़ाम में, डेट भी पूछता है। 11 दिसंबर को बनाए गए थे ये 1946 में। डायरेक्ट एक्शन डे वाज सेलिब्रेटेड बाय मुस्लिम लीग ऑन 16 अगस्त 1946। डायरेक्ट एक्शन डे। Mountbatten plan for partition of India was published on 3rd June 1947 and the interim government was formed under the leadership of Jawaharlal Nehru on 2nd September 1946। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के दो काम थे। एक तो ये जो मतलब संविधान को बनाना इसका प्राइमरी काम था। सेकेंडरी काम, या फिर कह सकते हैं कि मतलब सेकेंडरी प्राइमरी नहीं कहना अच्छा नहीं होगा, मतलब दो काम करते थे। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते थे और जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाते थे तो इंटरिम गवर्नमेंट चलाते थे ये। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ मुस्लिम लीग हैड ज्वाइन द इंटरिम गवर्नमेंट? आंसर होगा 5 मेंबर। द प्रेसिडेंट ऑफ हरिजन सेवक संघ वाज घनश्याम दास बिरला। द मुस्लिम लीग सेलिब्रेटेड लिबरेशन डे ऑन 22 दिसंबर 1939। द खिलाफत मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय अली ब्रदर्स। सैयद अली और ये सब दो ब्रदर थे, अली ब्रदर, इन्होंने स्टार्ट किया था। हालांकि खिलाफत मूवमेंट मर्ज हो गया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ। द स्लोगन डिवाइड एंड क्विट was given at Karachi session 1943 by Muslim League। So that's all guys, इतना ही इस वीडियो में रखते हैं। अगले वीडियो में हम 36 से बियॉन्ड सेट को कवर करेंगे। बाय बाय।